नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। कैसे हैं आप लोग? एकदम बढ़िया है। हमारा जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय जोधपुर का लोक प्रशासन विभाग और अंबेडकर अध्ययन केंद्र का ये नवाचार आपको कैसा लग रहा है? हमें पूरा विश्वास है कि आपको बहुत अच्छा लग रहा होगा, क्योंकि हमारा ये दावा है कि हिंदुस्तान के संवैधानिक इतिहास में ऐसा पहली बार हो रहा है कि संविधान सभा के सभी सत्रों पर हम लोग हूबहू चर्चा करने जा रहे हैं। हमारा उद्देश्य स्पष्ट है। भारत के संविधान के निर्माण में जो कठिनाइयाँ आई, वो कठिनाइयाँ हमारी युवा पीढ़ी के लोग समझे, संविधान का जो दर्शन है उसको समझे, संविधान निर्माताओं के क्या विचार थे, संविधान निर्माताओं के क्या सपने थे, उसको समझे। और इसको बेहतर ढंग से समझने के लिए ये जरूरी है कि संविधान का निर्माण किन परिस्थितियों में हुआ उसको जाने। और उसको जानने के लिए हमारे पास एक साधन है, वो है संविधान सभा की बहस। उस बहस को आपके सामने हूबहू रखने का प्रयास हमारा जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय जोधपुर कर रहा है। अपने आप में एक यूनिक आइडिया है और उसमें आप सब लोग हमेशा जुड़ते हैं। यूट्यूब के साथी जुड़ते हैं, जूम के जो साथी जुड़ते हैं, उन सभी को मैंने नमस्कार कह दिया, सुप्रभात कह दिया। अब सीधा हम चलते हैं 23 नवंबर 1948 को संविधान सभा में क्या हुआ, इस विषय पर चर्चा करेंगे। और मैं आपको चर्चा करने से पहले ही बता देता हूं, दो बहुत महत्वपूर्ण बात है। आज भारत की राजनीति में एक बहुत बड़ा इशू बन चुका है, एक बड़ा हॉट इशू है कॉमन सिविल कोड। आप जानते हैं, अभी पिछले एक वर्ष से इसके ऊपर लंबी बहस हुई है। इवन कई समितियां बनाई गई है। उत्तराखंड जैसी सरकार ने तो उसके ऊपर काम करना शुरू कर दिया। तो कॉमन सिविल कोड के बारे में आज संविधान सभा में बड़ी जबरदस्त चर्चा हुई। 23 नवंबर 1948 के दिन संविधान सभा में न केवल कॉमन सिविल कोड पर चर्चा हुई, बल्कि इस बारे में भी एक संशोधन रखा गया कि जो स्वदेशी वस्तुएं हैं, इसके उपयोग का कैसे प्रोत्साहन दिया जाए। राज्य इस बात का प्रयास करे कि वो स्वदेशी वस्तुओं का उपयोग को बढ़ावा देगा। इस प्रकार के भी संशोधन लाए गए। दोस्तों, आप जानते हैं कि स्वदेशी वस्तुओं के उपयोग के प्रोत्साहन देने जैसी कोई बात नीति निदेशक तत्वों में लिखी हुई नहीं है। आज का जो संविधान है उसमें लिखी हुई नहीं है, लेकिन चर्चा हुई है। 23 नवंबर 1948 को ही संविधान सभा में इस विषय पर चर्चा हुई। तो जूम और यूट्यूब दोनों जो साथी हैं, बहुत ध्यान से सुनिएगा आज किस तरह से चर्चा आगे बढ़ रही है। 23 नवंबर 1948 आप देख सकते हैं, उस दिन वहां पर वार है मंगलवार। ये देखिए, मंगलवार लिखा हुआ है। भारतीय विधान परिषद यानी संविधान सभा के वाद विवाद की सरकारी रिपोर्ट, विधान का मसौदा यानी संविधान का जो मसौदा है वो आगे बढ़ रहा है। आज अनुच्छेद 32, 33, 34, 35, 36 पर चर्चा की जाने वाली है। और ये भारत के वर्तमान संविधान के जो अनुच्छेद है उसकी बात मैं नहीं कर रहा हूं। मैं ये उन अनुच्छेदों की बात कर रहा हूं जो 4 नवंबर 1948 को डॉक्टर BR अम्बेडकर साहब के द्वारा जो मसौदा संविधान रखा गया उसकी बात कर रहा हूं। वर्तमान अनुच्छेद की बात नहीं है। वर्तमान अनुच्छेद के साथ तुलना भी करेंगे। आज मैं दो किताबें लेके आया हूं। एक, ये जो संविधान सभा की जो बहस है उस पर तो खैर हम लगातार चर्चा करते करते हैं, इसी को हमने स्कैन करके आपके सामने रखा। साथ ही साथ ये भारत का संविधान की ओरिजिनल कॉपी भी है। ओरिजिनल मतलब भारत सरकार ने जो प्रकाशित किया उसकी कॉपी है। ये किसी और के प्रकाशन की नहीं है, भारत सरकार का प्रकाशन है। मैं कोशिश करूंगा आज के आपको भारतीय संविधान के अनुच्छेद 41, 42, 43 और 44 में आज क्या लिखा हुआ है, मसौदा संविधान में क्या प्रावधान किए गए और उसमें कहां कहां पर किस किसने संशोधन रखने की बात कही थी और उसके ऊपर संविधान सभा के सदस्य क्या सोचते थे, उस पर हम लोग बात करेंगे। तो जूम वाले और यूट्यूब वाले दोनों साथी बिल्कुल जुड़े हुए हैं। देख लीजिएगा चर्चा आगे बढ़ रही है, किस तरह से बढ़ रही है। HC मुखर्जी संविधान सभा के उपाध्यक्ष हैं, वो आज इसकी अध्यक्षता करेंगे और प्रातः 10 बजे ये बैठक शुरू हो रही है। कहाँ हो रही है? कॉन्स्टिट्यूशन हॉल, न्यू दिल्ली में ये बैठक शुरू हो रही है। संविधान का मसौदा जारी, अनुच्छेद 32। राय बहादुर श्याम नंदन सहाय जो कि बिहार के हैं, वो अपना संशोधन लेकर आ रहे हैं। संशोधन की उनकी संख्या है 933 और 934। वो कह रहे हैं कि मैं 933 और 934 एक साथ ही उपस्थित करता हूं। और वो क्या कर रहे हैं? अनुच्छेद 32 में शिक्षा इस शब्द के पश्चात अर्ध विराम लगा दीजिए, यानी कॉमा लगा दीजिए, और उसकी कॉमा लगाकर उसके बाद में मेडिकल एड यानी चिकित्सा संबंधी सहायता शब्द भी जोड़ दिया जाए। दोस्तों, अगर आपने भारतीय संविधान का अनुच्छेद 41, आज का जो संविधान का अनुच्छेद 41 अगर पढ़ा है तो उसमें क्या लिखा हुआ है? राज्य लोगों को सहायता उपलब्ध करवाएगा, राज्य लोगों को काम उपलब्ध करवाएगा, राज्य लोगों को शिक्षा उपलब्ध करवाएगा,
काम देगा, शिक्षा देगा और साथ ही साथ सहायता उपलब्ध करवाएगा, ऐसा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 41 में लिखा हुआ है। ये जो सदस्य है संविधान सभा के, राय बहादुर श्यामानंदन सहाय, ये कह रहे हैं इसमें कॉमा डाल के एक शब्द और लिख दीजिए, राज्य शिक्षा तो देगा, राज्य रोजगार तो देगा, राज्य सहायता तो उपलब्ध करवाएगा, ये तो है ही है, इसके अलावा एक शब्द और जोड़ दीजिए, यानी चिकित्सा संबंधी सहायता, राज्य चिकित्सा संबंधी सहायता भी उपलब्ध करवाएगा। जरा सोचिएगा कि अगर इस प्रकार की आज के संविधान में ये अनुच्छेद 41 के अंतर्गत चिकित्सा संबंधी सहायता जैसी शब्दावली लिखी हुई है क्या? बताइए यूट्यूब वालों, जूम वालों, बताओ आज के संविधान के अंतर्गत अनुच्छेद 41 में ये शब्दावली लिखी हुई है क्या? नहीं लिखी हुई है। बिल्कुल सही बात है, नहीं लिखी हुई है। अगर लिखी हुई होती तो आज हमारे यहाँ पर सारी चिकित्सा जो है फ्री होती। जैसे फॉर एग्जांपल कोई सरकार कह रही है हम 25 लाख का इलाज फ्री करेंगे, कोई कह रहा है 50 लाख का करेंगे, कोई कह रहा है 10 लाख, आयुष्मान, चिरंजीवी, कई सारे अलग अलग राज्यों की अलग अलग योजना है। ये सरकार अब कर रही है, ये सरकार 1950 में भी कर सकती थी अगर इस प्रकार की बातें संविधान में जोड़ दी जाती थी। तो क्या लिखा कि टू मेडिकल एड, यानी चिकित्सा संबंधी सहायता उपलब्ध करवाना भी राज्य का एक दायित्व रहेगा। ये बात आप अनुच्छेद 32 में जोड़ दीजिए, उस समय के अनुच्छेद 32 में, जिसे आजकल हम लोग अनुच्छेद 41 के रूप में जानते हैं। इसके बाद में वो कह रहे हैं मेरे एक और संशोधन है, क्योंकि 2 संशोधन बोले थे उन्होंने, मेरे एक संशोधन और है, अनडिजर्व वांट्स की जगह पर आप लिख दीजिए डिजर्विंग रिलीफ, यानी राज्य उचित सहायता उपलब्ध करवाएगा। इस प्रकार की शब्दावली भी लिख दीजिए, ऐसा उन्होंने कहा। और बहुत ढंग से उन्होंने बात कही और वो आंकड़ा भी बताते हैं कि भाई मैं चिकित्सा संबंधी सहायता राज्य उपलब्ध करवाएगा, इस प्रकार की शब्दावली क्यों जुड़वाना चाहता हूं। वो कह रहे हैं इस देश में स्वास्थ्य की स्थिति और मृत्यु के आंकड़े एवं वास्तविक आंकड़ों के अनुसार जीवन की अवधि को ध्यान में रखकर मेरा निवेदन है कि चिकित्सा संबंधी सहायता की ओर विशेष ध्यान दिया जाए। आज समाज का जो गरीब तबका है, आज समाज का वो तबका जिनको 2 वक्त का भोजन भी नहीं मिलता है, अगर वो किसी प्रकार से बीमारी से ग्रसित हो जाए तो ऐसी स्थिति में महंगी चिकित्सा प्राप्त करना उनके लिए एक बहुत बड़ी चुनौती होती है। वो अलग बात है कि आजकल सरकारें नए नए प्रकार की योजनाएं लेके आ रही है और उसके साथ सहायता उपलब्ध करवा रही है, लेकिन उस समय चिकित्सा सहायता उपलब्ध करवाएगा राज्य, ऐसी शब्दावली नहीं लिखी जा रही थी। उन्होंने एक संशोधन रखा कि इस प्रकार की शब्दावली आप जोड़ दीजिए। फिर वो आगे कहते हैं कि मैं ऐसा नहीं समझता कि इस संशोधन का प्रतिपादन करने के लिए मुझे और अधिक तर्क देने की आवश्यकता है, ये तो बहुत जरूरी है, इसलिए आप इसको जोड़ ही दीजिए। इसके बाद में HV कामत साहब, HV कामत, तो यूट्यूब और जूम वाले बहुत ध्यान से सुन लीजिएगा। हरि विष्णु कामत साहब, मैंने कई बार इस मंच से डॉक्टर BR अम्बेडकर साहब, HV कामत साहब, प्रोफेसर सिब्बल लाल सक्सेना जी, प्रोफेसर KT शाह, करीमुद्दीन साहब, इन लोगों के मैंने नाम बोले आपके सामने कई बार। ये वो मेंबर्स हैं जिन्होंने संविधान सभा में 1 लाख से ज्यादा शब्द बोले हैं, 1 लाख से ज्यादा शब्द बोले। बहुत एक्टिव मेंबर में से थे प्रोफेसर नहीं, HV कामत साहब, प्रोफेसर तो KT शाह है, प्रोफेसर सिब्बल लाल सक्सेना जी। HV कामत साहब क्या कह रहे हैं जरा देखिएगा। मध्य प्रांत से हैं। मैं अपने संशोधन संख्या 936 को उस रूप में पेश करता हूं जिस रूप में वह द्वितीय तालिका में मेरे संशोधन संख्या 69 द्वारा संशोधित हुआ। यदि दोनों को साथ में मिला दिया जाए तो यह स्पष्ट हो जाएगा कि मेरे संशोधन का प्रभाव यह होगा कि इस अनुच्छेद में लोक शब्द को हटा दिया जाए और उसकी जगह पर राज्य शब्द लिख दिया जाए। आज का भारतीय संविधान का अनुच्छेद 41 मैं आपके सामने पढ़कर सुनाता हूं, बहुत ध्यान से सुनिएगा। यह आज के संविधान का अनुच्छेद 41 है। अनुच्छेद 41 में लिखा, राज्य अपनी आर्थिक सामर्थ्य और विकास की सीमाओं के भीतर काम पाने, शिक्षा पाने और बेकारी, बुढ़ापा, बीमारी और निःशक्तता तथा अन्य अनहर अभाव की दशा में लोक सहायता प्राप्त करने का अधिकार प्राप्त करने के लिए प्रभावी उपबंध करेगा। वो कह रहे हैं कि लोक सहायता मत लिखिए, पब्लिक असिस्टेंस मत लिखिए, इसमें जो पब्लिक शब्द है उसको हटा दीजिए और उसकी जगह पर क्या लिख दीजिए, राज्य शब्द लिख दीजिए। ऐसा HV कामत साहब ने संशोधन रखा। मैंने आपके सामने भारतीय संविधान का जो वर्तमान अनुच्छेद 41 है वो आपके सामने हूबहू पढ़कर सुनाया। इसमें जो लोक शब्द है उसको हटाकर उसकी जगह पर राज्य शब्द लिखने की बात HV कामत साहब ने कही। फिर डॉक्टर BR अम्बेडकर साहब ने इस संशोधन पर क्या बोला, श्रीमान मैं इन संशोधनों का विरोध करता हूं। फिर उपाध्यक्ष बोल रहे हैं,
मैं संशोधनों पर वोटिंग ले लेता हूं। 933, 934 तथा 936 संविधान सभा के द्वारा अस्वीकृत कर दिए गए। यानी चिकित्सा संबंधी शब्द जोड़ दीजिए, यह अस्वीकृत हो गया। लोक शब्द हटाकर उसकी जगह पर राज्य शब्द लिख दीजिए, यह भी अस्वीकृत कर दिया गया संविधान सभा के द्वारा। इसके बाद में उपाध्यक्ष महोदय कह रहे हैं अच्छा ठीक है, अब ओके, अब अनुच्छेद 32 को भारतीय संविधान का अंग मान लिया जाए। तो संविधान सभा ने कहा यस मान लिया जाए। जरा देखिएगा, अब मैं अनुच्छेद 32 पर सभा का मत लूंगा। प्रश्न यह है कि अनुच्छेद 32 संविधान का भाग हो जाए। प्रस्ताव स्वीकृत हो गया। इसके बाद अनुच्छेद 32 संविधान में जुड़ गया। इसके बाद में आता है अनुच्छेद 33। अनुच्छेद 33 क्या कह रहा है, जरा देखिएगा। उपाध्यक्ष महोदय कहते हैं अब हम अनुच्छेद 33 पर चर्चा करेंगे। तो VI मुन्नीस्वामी पिल्ले जो कि मद्रास से हैं, वो क्या कह रहे हैं, मेरा संशोधन संख्या 940 का विषय अनुसूचियों के प्रसंग में है, अतः मैं अभी पेश नहीं कर रहा हूं। दोस्तों, हजारों संशोधन संविधान सभा में रखे जाएंगे और आपको अगर याद है तो मैंने पहला संशोधन, दूसरा संशोधन, तीसरा, फिर 100वां, फिर 200वां सब बताए। अब संख्या बढ़ती बढ़ती 933, 34, 35 तक आ गई है और मुन्नीस्वामी पिल्ले का जो संशोधन संख्या है उसके संख्या 940। ये संख्या सब मैं आपको इसलिए बता रहा हूं ताकि आपको मालूम पड़े कि मसौदा संविधान जो 4 नवंबर 1948 को रखा गया, उस पर संविधान सभा के अन्य सदस्यों ने कितने संशोधन रखे। कई बार इस प्रकार का आप सोचते होंगे 5, 10, 20 आए होंगे। तो जो लोग भारत के संविधान की आलोचना करते हुए ये कहते हैं कि इसको बनाने में बहुत ज्यादा समय लगा, उसका जवाब ये है, अरे भाई संशोधनों की संख्या कितनी, हजारों में है, हजारों में संशोधन आ रहे हैं। 940वां संशोधन आपको आज दिखाई दे रहा है और अभी तक तो हम अनुच्छेद 32, 33 पर पहुंचे। भारत के संविधान में 315 अनुच्छेद मसौदा संविधान में थे, 315 अनुच्छेद। अभी तक हम 32, 33 में पहुंचे और उसमें भी मौलिक अधिकारों पर हमने चर्चा नहीं की, उसमें भी अभी तक हमने भाग 2 नागरिकता के संदर्भ में उस पर चर्चा नहीं की। तो अभी तो संशोधनों की संख्या बहुत बढ़ने वाली है। यही तो आपको अनुभूति करवा रहे हैं। अक्सर मैंने कहा कि आंखें जिसे देखती नहीं है, दिल उसके लिए रोता नहीं है। तो वो दर्द समझिए संविधान निर्माण का वो दर्द समझाने की कोशिश हम लोग कर रहे हैं। आगे देखिए, तो फिर वो कहता है कि अच्छा ओके, अगर आप संशोधन नहीं रखना चाहते तो ठीक है, अब मैं अनुच्छेद 33 पर संविधान सभा का विचार ले लेता हूं। अनुच्छेद 33 संविधान का भाग हो जाए। प्रस्ताव स्वीकृत हो गया और इस प्रकार अनुच्छेद 33 संविधान में जोड़ दिया गया। अब आया अनुच्छेद 34। उपाध्यक्ष महोदय कहते हैं अब हम इसके ऊपर चर्चा प्रारंभ करते हैं। अब जरा देखिएगा, मैंने आज की बात की शुरुआत में यह कहा कि आज की बात की खास बात यह है कि आज एक ऐसा संशोधन रखा जाएगा जिसमें यह प्रपोजल होगा। क्या प्रपोजल होगा कि स्वदेशी वस्तुओं के उपयोग को बढ़ावा दिया जाए। महावीर त्यागी, संविधान सभा के सदस्य महावीर त्यागी आ रहे हैं। मैंने उसको अंडरलाइन कर रखा है ताकि आपको बातें समझ में आ जाए। श्रीमान, मैं विनय पूर्वक प्रस्ताव करता हूं क्या अनुच्छेद 34 के अंतर्गत 34A नाम की धारा जोड़ दी जाए और इसके बाद में खंड इस प्रकार से हो जाएगा। क्या हो जाएगा, राज्य स्वदेशी वस्तुओं के उपयोग को प्रोत्साहन देगा तथा घरेलू उद्योगों को प्रोत्साहित करेगा, विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में, जिससे कि ये क्षेत्र यथा संभव स्वावलंबी बन जाए। महावीर त्यागी जी वो व्यक्ति है जो ये कह रहे हैं कि राज्य स्वदेशी वस्तुओं के उपयोग को बढ़ावा देगा। इस प्रकार का अनुच्छेद संविधान में जोड़ दिया जाए। बहुत महत्वपूर्ण है, आज तक परीक्षा में कभी पूछा नहीं गया। पूछा जा सकता है कि संविधान सभा के किस सदस्य ने नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत स्वदेशी वस्तुओं के उपयोग को बढ़ावा दिया जाए, इस प्रकार का संशोधन लाया था। आंसर होगा महावीर त्यागी। और कभी आगे और पूछा जाएगा 2028, 2030 के आसपास कि ये संशोधन कब लाया गया, तो आंसर होगा 23 नवंबर 1948 को लाया गया। कभी यह भी प्रश्न पूछा जा सकता है कौन से सत्र में लाया गया, तो आंसर होगा संविधान सभा का 7वां सत्र। वैसे दोस्तों, मैं एक बात बताना चाहूंगा, आपसे अभी तक कई सारे प्रश्न प्रतियोगी परीक्षाओं में नहीं पूछे गए। जैसे फॉर एग्जांपल, संविधान सभा में मसौदा संविधान कौन से अधिवेशन में रखा गया, आंसर होगा 7वां। कभी प्रश्न आएगा संविधान आंशिक रूप से जब लागू हुआ उस समय संविधान सभा का कौन सा सत्र चल रहा, आंसर होगा 11वां। प्रश्न आएगा संविधान सभा के कौन से सत्र में संविधान पर हस्ताक्षर किए गए,
आंसर होगा 12वां। प्रश्न आएगा, देश की आजादी जब मिली उस समय संविधान सभा का कौन सा सत्र चला? आंसर होगा 5वां सत्र। इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे। संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव उसके कौन से सत्र में रखे गए? आंसर होगा पहला सत्र। कभी प्रश्न आएगा, उद्देश्य प्रस्ताव कौन से सत्र में स्वीकार किए गए? आंसर होगा दूसरा सत्र। इस प्रकार के प्रश्न आएंगे भाई। आपको बहुत तल्लीनता के साथ इन सब बातों को देखना। इस प्रकार के बहुत सारे प्रश्न ऐसे हो सकते हैं जो मैंने अभी पिछले 3-4 मिनट में आपके सामने रखे। आगे बढ़ाएं। महावीर त्यागी जी क्या कह रहे हैं स्वदेशी वस्तुओं के बारे में? इस संशोधन को उपस्थित करने में मैं सभा का ध्यान इस तथ्य की ओर दिलाना चाहता हूं कि ग्रामीण क्षेत्रों की अवस्था आज बहुत बुरी है। वास्तव में ग्रामीण क्षेत्र खाली हो रहे हैं और जानबूझकर उन्हें उनकी प्राचीन मौलिकता और कार्य प्रेरणा से वंचित और विहीन कर दिया गया। क्या लोग थे संविधान सभा में। आज दोस्तों हम लोग रील वीडियो डालते हैं इंस्टा पर, आज हम यूट्यूब पर वीडियो डालते हैं और कहते हैं कि क्या मेरे गांव थे, गांव थे, गांव बदल गए हैं। आज हम 75 साल बाद में ऐसी चर्चा करते हैं। महावीर त्यागी जी 75 साल पहले इन मुद्दों पर चर्चा कर चुके हैं कि गांव अपनी मौलिकता को खो रहे हैं। गांव जिनकी वजह से जाने जाते हैं, वो जो ओरिजिनलिटी है उसको गांव खो रहे हैं। ऐसी बात महावीर त्यागी जी कह रहे हैं। इसलिए वो कह रहे हैं कि गांव में घरेलू उद्योगों को बढ़ावा दिया जाएगा, इस प्रकार का अनुच्छेद जोड़ दीजिए। वो ये भी कह रहे हैं कि स्वदेशी वस्तुओं के उपयोग को राज्य बढ़ावा देगा, इसके संदर्भ में भी अनुच्छेद जोड़ दीजिए। जरा कल्पना कीजिए कि इस प्रकार के अनुच्छेद अगर संविधान में आ गए होते तो आज हमारे ग्राम जिस तरह से दिखाई देते हैं उस तरह के गांव नहीं होते। आप जरा कल्पना कीजिए कि अगर स्वदेशी वस्तुओं के उपयोग को बढ़ावा देने वाली बातें अगर संविधान में जुड़ गई होती उस समय, तो आज हमारा संविधान किस प्रकार का होता। संशोधन महावीर त्यागी जी के द्वारा रखा जा रहा है, वो मैंने आपके सामने देख सकते हैं आप। आगे वो बोल रहे हैं, गांव में अवस्था ऐसी खराब है कि लगभग समस्त कारीगर लोग नगरों में आ गए हैं। यहां तक कि देखो आगे क्या कह रहे हैं, यहां तक कि एक नाई भी जो अच्छी हजामत बनाना जानता हो गांव में नहीं ठहरता, अपितु नगरों में चला आता है जहां की उसे अधिक धन प्राप्त हो सकता है। ग्राम वासियों की सेवा करके वो रोटी नहीं कमा सकता, ये नगर में जाकर सैलून खोल लेता है। गांव का बढ़ई भी यदि वह अपने काम में चतुर हो तो ऐसे ही करता है, वह भी नगर चला आता है और सुगमता से 5-6 रुपए प्रतिदिन कमा लेता है। राज कारीगर भी ऐसा ही करता है और दर्जी भी ऐसा ही करता है। सारे कारीगर अपने गांव को छोड़कर नगरों में चले आते हैं। मैं ये बात सभा के समक्ष रखना चाहता हूं कि इस अवस्था में जबकि ग्रामीणों की स्थिति ऐसी बिगड़ गई है कि उन्हें अपने मैले कपड़े धुलवाने के लिए भी नगर ले जाना पड़ता है, तब गांव में रहने वाली हमारी 3/4 जनता का क्या होगा। महावीर त्यागी जी ने 75 वर्ष पहले गांवों की महत्ता, गांव की मौलिकता, गांव का स्वावलंबन पर चर्चा कर ली थी। उन्होंने कहा जिस तरह से गांव के लोग शहरों में बढ़ रहे हैं, जिस तरह से लोग गांव छोड़कर शहरों में आ रहे हैं, उस तरह से तो गांव खत्म हो जाएंगे और भारत की आत्मा गांव में बसती। आगे आने वाले समय में आप ये पढ़ने वाले। क्या गजब की बात है। आज आप और हम बहुत बड़े नीति निर्माता बनते हुए, ब्यूरोक्रेट्स का पार्ट बनते हुए हम इस प्रकार की बातें करते हैं। 75 साल पहले सब कुछ बातें संविधान सभा में हो चुकी हैं। हमने ग्रामवासियों को केवल वोट का अधिकार दिया और यह भी प्रति 5 वर्ष वापस ले लेने के लिए, क्योंकि वह हमें मत देगा और तत्पश्चात कुछ न कुछ कर सकेगा। वह केवल मत देने का अधिकार का संरक्षक है और उसके नेता होने के कारण उसे निर्वाचन के समय हमें वोट वापस देना होगा। हम सदा उसके नेता है। श्रीमान, मुझे विधान मंडलों का 10-12 वर्ष का अनुभव है। गांव के लोगों के साथ हम कितना व्यवहार करते हैं। हमने ग्रामीणों को खाली वोटर्स बना दिया। 5 साल में एक बार गांव में जाते हैं, उनका वोट ले लेते हैं, उसके बाद में उनकी कोई सुध नहीं लेते हैं। कुछ इसी प्रकार की बातें महावीर त्यागी जी करते हुए आपको दिखाई दे रहे हैं। गजब की बात कह रहे हैं। गांव की स्थिति के बारे में, गांव में जनसंख्या की पोजीशन के बारे में, गांव में कृषि की स्थिति क्या है, कृषि की छोटी छोटी जो जमीन के टुकड़े हैं उनके बारे में क्या है, वो सब बातें महावीर त्यागी जी अपने उद्बोधन के अंतर्गत कर रहे हैं। फिर वो आगे कहते हैं, मैं इस सभा का अधिक समय लेना नहीं चाहता क्योंकि इस माननीय सभा के अधिकांश सदस्य मेरे संशोधन की उपयोगिता को पहले से समझते हैं। मुझे आशा है माननीय सदस्य
संसार के समक्ष सामाजिक क्रांति का नया नमूना पेश करने की संभावना पर विचार करेंगे। कहते हैं कि रूस में आर्थिक लोकतंत्र है, किंतु रूस में इस आर्थिक लोकतंत्र ने समस्त शक्ति राज्य के हाथ में एकत्रित कर दी है, जिसका परिणाम यह हुआ कि राज्य स्वेच्छाचारी हो गए। यदि आप राजनीतिक लोकतंत्र के साथ साथ आर्थिक लोकतंत्र भी स्थापित करना चाहते हैं तथा डॉक्टर अंबेडकर के एक व्यक्ति एक अंग के सिद्धांत को जीवन में क्रियान्वित करना चाहते हैं, तो आपको चाहिए कि गांव को स्वावलंबी बनाए, गांव को आत्मनिर्भर बनाए। क्या बात कही है महावीर त्यागी जी ने, गजब की बात कही। तो गजब की बातें आपके सामने आ रही है। संविधान सभा के विभिन्न सदस्य इस प्रकार की बातें रख रहे हैं। इसके बाद में उपाध्यक्ष महोदय कह रहे हैं कि श्री रामालिंगम चेटियार का एक संशोधन है, उनको वो पुकारे कि क्या आप अपना संशोधन रखना चाहते हैं। तो रामालिंगम चेटियार जो कि मद्रास के हैं वो क्या कह रहे हैं, जरा देखिए। श्रीमान, मैंने एक संशोधन की सूचना दी थी, किंतु श्रीमान मैं चाहता हूं कि इसमें कुछ परिवर्तन कर दिया जाए, क्योंकि इस परिवर्तित संशोधन के स्वीकृत होने की अधिक संभावना है। इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों? इसका मतलब हुआ कि जो भी संशोधन आपने रखा है, आपको इस बात का भी अधिकार था कि जब संशोधन रखने की जब बारी आएगी संविधान सभा में, तो आप उपाध्यक्ष महोदय से यह भी निवेदन कर सकते हो कि साहब, मैंने जो संशोधन रखा था सप्ताह भर पहले, 10 दिन पहले, महीना भर पहले, मैं चाहता हूं कि उस संशोधन में थोड़ा सा संशोधन और कर दीजिए, क्योंकि अगर मैं संशोधन कर दिया तो वो मेरा संशोधन ज्यादा संभावना है कि वो स्वीकृत हो जाए। इस प्रकार की बात कह रहे हैं रामालिंगम चेटियार साहब। वो कह रहे हैं क्या संशोधन करना चाहते हैं? राज्य ग्रामीण क्षेत्रों में सहकारी ढंग से घरेलू उद्योगों का प्रोत्साहन देने का प्रयत्न करेगा। सहकारिता की बात कर रहे हैं, कोऑपरेटिव सोसाइटीज की ओर इशारा कर रहे हैं। आप जानते हैं साथियों, इनिशियल स्टेज में इस प्रकार का प्रावधान नहीं था। आप ये भी जानते हैं कि संविधान में 57वां संविधान संशोधन किया गया था। उसके तहत हमने 43A नाम का अनुच्छेद जोड़ा था। अगर आप लोगों को 43B नाम का अनुच्छेद जोड़ा था, 43A तो पहले जुड़ गया। तो इस प्रकार की बातें संविधान सभा में 23 नवंबर 1948 को ही हो गई, आप देख सकते हैं। तो उपाध्यक्ष महोदय क्या कह रहे हैं, क्या आप इस अनुच्छेद में कुछ जोड़ना चाहते हैं जो पहले से स्वीकृत और पारित हो चुका है? तो चेटियार साहब कह रहे हैं इस अनुच्छेद पर इस समय विचार किया जा रहा है। अमेय कुमार घोष कह रहे श्रीमान जी, श्री गुप्तनाथ सिंह के नाम पर एक संशोधन है जो बिल्कुल वैसा ही है जैसा कि ये संशोधन है। वो बता रहे हैं कि संशोधन संख्या 954 जो आ रहा है वो भी ऐसा ही संशोधन है। तो चेटियार साहब कह रहे हैं मैं श्री त्यागी के संशोधन के स्थान पर यह रखना चाहता हूं। वो कह रहे हैं कि महावीर त्यागी जी ने जो संशोधन रखा उसकी जगह पर मैं मेरा यह संशोधन रखना चाहता हूं, ऐसा वो कह रहे हैं। फिर अमेय कुमार घोष जी अपना संशोधन रख रहे हैं, वो 34A नाम के नए अनुच्छेद के रूप में रखना चाहते हैं। वो क्या कह रहे हैं, राज्य घरेलू उद्योगों के विकास करने तथा उन्हें प्रोत्साहन देने और यथासंभव उन्हें आत्मभरित बनाने का प्रयत्न करेगा। इसका मतलब आत्मनिर्भर कैसे बनाया जाए गांव को, इसके बारे में लगातार संशोधन आ रहे हैं। आज हमारे देश की समस्या यही है कि देश की जनसंख्या का एक बहुत बड़ा भाग गांव में रहता है, और गांव में किस प्रकार की समस्या है 75 ईयर्स पहले महावीर त्यागी जी ने भी उनका संकेत संविधान सभा में कर दिया। लोग नगरों में आ रहे हैं, लोग शहरों में आ रहे हैं, लोग आधुनिक सुविधा प्राप्त करने के लिए नगरों की ओर आकर्षित हो रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि अगर ऐसा चलता रहा तो गांव की जो मौलिकता है वो खत्म हो जाएगी, और इवन गांव में जो भारत की आत्मा बसती है वो उससे प्रभावित होगी। ऐसा ही कुछ कहना वो चाह रहे हैं। फिर एक माननीय सदस्य जोर से बोलते हैं भाई 2 मेंबर एक साथ बोल रहे हैं, हमें कुछ सुना ही नहीं दे रहा है। तो उपाध्यक्ष कह रहा है कि नहीं, 2 व्यक्ति नहीं, एक ही व्यक्ति बोलेगा। अमेय कुमार घोष जी आप नीचे बैठ जाओ। तो फिर चेटियार साहब को कहता है कि आप बोलो। तो चेटियार साहब कहते हैं मेरा तो संशोधन यही है कि त्यागी जी के संशोधन की जगह पर मेरा यह संशोधन जोड़ दिया जाए। इसके बाद में अमेय कुमार घोष जी भी बोलते हैं, वो अपनी बात को रखते हैं, वो जो संशोधन उन्होंने रखा उसी बात को आगे बढ़ा रहे हैं। फिर रामालिंगम चेटियार साहब वापस अपना उद्बोधन दे रहे हैं। उपाध्यक्ष महोदय, श्रीमान, इस देश में व्यापक इस भावना के विषय में कोई संदेह नहीं है कि घरेलू उद्योगों को प्रोत्साहन देना चाहिए। मैं केवल यही बात कहना चाहता हूं कि अब तक घरेलू उद्योगों को 2 कारणों से उन्नति नहीं कर पाए। एक तो विदेशी तथा मील के बने हुए सामान की प्रतियोगिता के कारण, और दूसरा घरेलू उद्योगों के सहायतार्थ कोई संस्था नहीं होने के कारण। गांव में अगर घरेलू उद्योगों को बढ़ावा दिया जाए तो गांव के लोग शहरों में क्यों आएंगे? इसी की ओर चेटियार साहब इशारा करना चाह रहे हैं। वो कह रहे घरेलू उद्योगों को हमने बढ़ावा नहीं दिया, एक तो विदेशों से माल हमारे यहाँ पर आने लग गया, और दूसरा
गांव में ऐसी कोई संस्था नहीं है जो उनको सहायता उपलब्ध करवाए। इस प्रकार की बातें हमारी संविधान सभा में हुई है, 23 नवंबर 1948 को हुई है, और चेटियर साहब भी उन्हीं बातों को आगे बढ़ा रहे हैं। अब आते हैं एच.वी. कामत साहब। एच.वी. कामत साहब की बातों को मैंने देखो खूब सारी बातों को अंडरलाइन किया, शायद आपको दिख रही होगी। क्या कह रहे हैं एच.वी. कामत साहब, जरा देखिएगा। उपाध्यक्ष महोदय, मुझे प्रसन्नता है कि राज्य के निदेशक सिद्धांतों संबंधी भाग में अनुच्छेद 34, 32 तथा 31 रखे गए। अब वो क्या कह रहे हैं, प्रौद्योगिकी परीक्षा का बहुत अच्छा सवाल बन सकता है। वो कह रहे हैं यदि इन अनुच्छेदों के प्रावधानों को गंभीरता से क्रियान्वित किया जाएगा और यदि सरकार वास्तव में सच्चाई के साथ इन अनुच्छेदों के प्रावधानों के अनुसार कार्रवाई करेगी तो मुझे इसमें संदेह नहीं है कि ये एक नया घोषणा पत्र होगा। शोषित जनों और उत्तराधिकार एवं विशेषाधिकारों से वंचित लोगों के लिए नवजीवन का घोषणा पत्र होगा और वह होगा हमारे देश के आर्थिक तथा सामाजिक लोकतंत्र की योजना का आधारभूत ढांचा। एच.वी. कामत साहब ने अनुच्छेद 34, अनुच्छेद 32 और अनुच्छेद 31 के संदर्भ में इस प्रकार की बातें की कि अगर इस प्रकार के अनुच्छेद ढंग से लागू कर दिए गए सरकारों के द्वारा तो ऐसी स्थिति में देश में सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना होगी। आगे वो ये कहते हैं कि ये शोषित जो लोग हैं उन लोगों के जीवन में एक नया प्रकार का संचार होगा, ऐसा एच.वी. कामत साहब कह रहे हैं और मैंने बिल्कुल उसको अंडरलाइन करके आपके सामने रखा है। आगे क्या करें, श्रीमान वास्तव में हमें इस देश में ऐसी आदर्श के लिए कार्य करना चाहिए, वो ऐसी बात कह रहे हैं। आर्थिक लोकतंत्र क्या है उसके बारे में बात कर रहे हैं। फिर आर्थिक और सामाजिक लोकतंत्र की ये कल्पना कांग्रेस के सम्मेलन में किस प्रकार से थी उस पर एच.वी. कामत साहब चर्चा कर रहे हैं और अपनी बात को रख रहे हैं कि ये सब बातें देश के लिए क्यों महत्वपूर्ण है। फिर वो आगे कह रहे हैं, कहां चला गया भाई, यस दिस वन, श्रीमान हमने अब राजनीतिक लोकतंत्र प्राप्त कर लिया। राजनीतिक लोकतंत्र प्राप्त कर लिया मतलब हम देश के भाग्य का फैसला लेने वाले अब हम खुद हो गए। 15 अगस्त 1947 से पहले देश गुलाम था, हमारे भाग्य का फैसला कोई और करते थे। अब हमको वोट देने का अधिकार मिल रहा है, वयस्क मताधिकार आ रहा है, तो हमको राजनीतिक लोकतंत्र तो मिल गया, हम राजनीतिक प्रक्रिया में भागीदार का मौका हमको मिल गया। लेकिन देश में आर्थिक और सामाजिक लोकतंत्र लाने के लिए जरूरी है कि इस प्रकार के तत्वों को सरकार, राज्य बहुत ढंग से, ईमानदारी से और सच्चाई के साथ, प्रतिबद्धता के साथ लागू करे, ऐसा वो कहना चाह रहे हैं। आगे वो क्या कह रहे हैं, केवल यहां या केवल यूरोप के या अमेरिका के नहीं वरन समस्त संसार के अनुभव के बाद आज हम ये समझ गए हैं कि राजनीतिक लोकतंत्र पर्याप्त नहीं है। यदि आप इस राजनीतिक स्वतंत्रता को, इस राजनीतिक लोकतंत्र को आर्थिक तथा सामाजिक रूप में जनसाधारण के जीवन में क्रियान्वित नहीं करेंगे तो ये राजनीतिक लोकतंत्र कार्यशील नहीं होगा, राजनीतिक लोकतंत्र मृत प्राय हो जाएगा। दोस्तों, आप और हम सब जानते हैं आज हमें वोट देने का अधिकार मिल गया है, हमें राजनीतिक सहभागिता का अवसर दे दिया गया, लेकिन जब हमारे घर में हम घर को चलाने के लिए जब 2 वक्त का भोजन भी नहीं मिल रहा है, हमें किसी प्रकार का रोजगार नहीं मिल रहा है, हमें शिक्षा का अधिकार नहीं है, हम भेदभाव झेलते हैं, तो ऐसी स्थिति में इस प्रकार के सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र के अभाव में इस राजनीतिक लोकतंत्र का कोई आशय नहीं है, ऐसा एच.वी. कामत साहब कह रहे हैं। वो आगे बढ़ते हुए यहां तक कह रहे हैं कि भारत ही नहीं, यूरोप में भी और अमेरिका के अनुभव से भी यह सिद्ध हो गया कि राजनीतिक लोकतंत्र पर्याप्त नहीं है, हमको चाहिए पहले आर्थिक और सामाजिक लोकतंत्र। और दोस्तों, एक बात बहुत महत्वपूर्ण बताना चाह रहा हूं जो शायद मैंने शायद एकाध मंच पर कही होगी। भारत की प्रस्तावना में 3 प्रकार के न्याय का उल्लेख है। हरमन जी, है कि नहीं है? दुर्गा जी बताइए, जटराम जी, पवार साहब, राकेश जी, आशा जी, विराट जी, श्याम सत्यवान जी, सब बताइए। प्रस्तावना में 3 प्रकार के न्याय का उल्लेख है, उसका कभी सीक्वेंस देखा आपने? क्या लिखा है? सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय। कभी सोचा आपने, कभी इस बात पर चर्चा करी कि आपने कि ये जो 3 प्रकार के जो न्याय हैं, ये 3 प्रकार के न्याय की सीक्वेंस ये क्यों रखा गया? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक क्यों रखा गया? राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक क्यों नहीं रखा गया? आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक क्यों नहीं रखा गया? सोचिए इसको। सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय, इस प्रकार की शब्दावली का प्रयोग किया गया। एच.वी. कामत साहब क्या कह रहे हैं कि दुनिया भर के देशों का अनुभव यह बतलाता है कि राजनीतिक लोकतंत्र पर्याप्त नहीं है। राजनीतिक लोकतंत्र का मतलब है लोगों को अपनी सरकार को चुनने का मौका देना।
राजनीतिक लोकतंत्र का मतलब है लोगों को राजनीतिक सहभागिता प्रदान करना, लोगों को चुनाव लड़ना या लोगों को चुनाव करने का अधिकार देना राजनीतिक लोकतंत्र कहलाता है। एचवी कामत साहब ये कह रहे हैं ये पर्याप्त नहीं है। जब तक समाज में भेदभाव है कोई मतलब नहीं है। जब तक समाज में लोगों को काम का, शिक्षा का, आगे बढ़ने का अवसर नहीं मिलेगा तब तक कोई मतलब नहीं है। इसका मतलब पहले सामाजिक लोकतंत्र चाहिए, फिर आर्थिक लोकतंत्र चाहिए और फिर चाहिए राजनीतिक लोकतंत्र। और यही कारण है कि प्रस्तावना में ये जो 3 प्रकार के जो न्याय है उसका सीक्वेंस ऐसे हैं: सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। क्या मेरी बात को आप समझ पा रहे हैं? इसके पीछे मंशा ये है, इसके पीछे मंशा ये है। तो YouTube के जो साथी कह रहे हैं कि जी सर बिल्कुल समझ में आ रहा है, तो ये सब बातें आपको ध्यान रखनी है। अभी तक प्रतियोगी परीक्षा में तो यही पूछा गया कि प्रस्तावना में कौन से न्याय हैं, कौन से न्याय नहीं है, न्याय को सीक्वेंस पे, लेकिन ये प्रश्न पूछा गया। लेकिन कभी ये भी पूछा जा सकता है ये तीनों प्रकार के न्याय इसी सीक्वेंस में क्यों रखे गए। अब शायद मेरे हिसाब से आज की चर्चा के बाद इसका कारण आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इस कारण जब लोकतंत्र का विरोध किया जाता है अथवा उसमें बाधा डाली जाती है तो उससे निरंकुश शासन स्थापित हो जाता है। यदि राजनीति के लोकतंत्र का ऐसा विकास और प्रगति होने दी जाए कि वह आर्थिक और सामाजिक लोकतंत्र बन जाए तो संघर्ष नहीं होगा, युद्ध नहीं होंगे, निरंकुश शासन स्थापित नहीं होगा। आज भी हम देखते हैं कि आधा संसार दास है तथा आधा स्वतंत्र है। एशिया तथा अफ्रीका के भूमि के बड़े बड़े प्रदेशों पर औपनिवेशिक शासन है। इस कारण से साम्यवाद का आंदोलन बल पकड़ रहा है। आप चाहे उन्हें साम्यवादी गुंडे कहिए, चाहे साम्यवादी सहपति कहिए, उनकी निंदा करने या उन्हें गालियां देने से कोई लाभ नहीं है। यदि आप शोषण की सामाजिक व्यवस्था को अधिक स्वतंत्र व्यवस्था में परिणत नहीं करेंगे तो सामाजिक व्यवस्था को हिंसा द्वारा समाप्त करने का यह आंदोलन चलता रहेगा। एचवी कामत साहब कह रहे हैं साम्यवाद दुनिया भर में किस लिए प्रचलित हो रहा है? इसका कारण यही है कि समाज में न्याय नहीं है, सामाजिक लोकतंत्र नहीं है, और सामाजिक लोकतंत्र के अभाव में इस प्रकार की बातें आगे बढ़ती जाएगी। अतः हमें यथासंभव सावधान हो जाना चाहिए तथा अपने देश में सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र स्थापित करने का प्रयत्न करना चाहिए। ऐसा एचवी कामत साहब कह रहे हैं। बड़ी गजब की बातें कह रहे हैं। मुझे लगता है कि आपको इन बातों को समझना चाहिए कि जब आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक लोकतंत्र की जब बात करते हैं, इवन डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब ने भी देश की आज़ादी से पहले अपने अलग अलग वक्तव्यों में, अपने उद्बोधनों में ये बात कही थी कि मुझे देश की आज़ादी से पहले समाज की आज़ादी पसंद है। उन्होंने ये कहा था। यही कारण है कि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब को कई बार मिस इंटरप्रिटेशन कर लिया जाता है और उनके बारे में ये फालतू भ्रम फैला दिया जाता है कि उन्होंने देश की आज़ादी का विरोध किया। उन्होंने देश की आज़ादी का विरोध नहीं किया। वे वही कह रहे हैं जो एचवी कामत साहब कह रहे हैं कि देश की आज़ादी मतलब राजनीतिक लोकतंत्र। देश की आज़ादी से पहले समाज में जो बंधन है, समाज में जो भेदभाव है, उसको समाप्त कीजिए, लोगों को रोजगार का अधिकार दीजिए और फिर आज़ादी दीजिए। तो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक लोकतंत्र स्टेप बाय स्टेप आते हैं। प्रॉब्लम दुनिया में क्या हो रही है? दुनिया में पहले राजनीतिक लोकतंत्र आ जाता है और इसके वजह से बहुत ज़्यादा हिंसा होती है, बहुत ज़्यादा संघर्ष होते हैं, बहुत जगह हमको क्रांति देखने को मिलती है। इसी की ओर इशारा करते हुए दिखलाई पड़ते हैं एचवी कामत साहब। फिर उपाध्यक्ष महोदय एचवी कामत साहब को कह रहे हैं मुझे बहुत डर लग रहा है, आप बहुत ज़्यादा टाइम ले रहे हैं। तो एचवी कामत साहब कह रहे हैं ओके, मैं तो अनुच्छेद भी तो बात कर रहा हूँ। तो एचवी का उपाध्यक्ष महोदय कहते हैं आप अनुच्छेद को काफ़ी समझा चुके हैं, टू द पॉइंट बात कीजिए अब। तो एचवी कामत साहब क्या कह रहे हैं? श्रीमान मैं आप समाप्त कर चुका हूं। हमें अपने देश में शांति और अहिंसा के तरीकों से नई व्यवस्था स्थापित करने का प्रयास करना चाहिए और इस प्रकार संसार को एक नया पथ दिखाना चाहिए। अन्यथा वर्तमान व्यवस्था जो कि शोषण पर आश्रित है नष्ट हो जाएगी, अपनी ही अग्नि में भस्म हो जाएगी। किंतु मुझे आशा है कि राख में अतीत के उस पौराणिक पक्षी जिसे फिनिक्स कहते हैं कि समान एक नई व्यवस्था उत्पन्न होगी जिसके नेत्रों में प्रभात का प्रकाश होगा। ऐसा एचवी कामत साहब कहकर अपनी बात को खत्म कर रहे हैं। फिर आ रहे हैं एस नागपा मद्रास के। एस नागपा मद्रास के वो क्या संशोधन रख रहे हैं जरा देखिएगा। बड़ी गजब की बात कह रहे हैं। अगर आप लोगों ने भारत के संविधान को ढंग से पढ़ा है, 45 अनुच्छेद है, 46वां अनुच्छेद है, 47वां अनुच्छेद है, अगर आप लोगों ने ढंग से पढ़ा है तो उसमें एक अनुच्छेद आपको दिखाई देगा। क्या दिखाई देगा? राज्य कृषि व्यवस्था में सुधार के लिए प्रयास करेगा, आधुनिक तकनीकों के उपयोग को
बढ़ावा देगा, उन्नत तकनीकों के उपयोग को बढ़ावा देगा। इस प्रकार की भाषा आपको लिखी हुई दिखाई देगी। मैं आपके सामने रख रहा हूं ताकि आपको बातें समझ में आ जाए। जरा सुनिएगा, एक अनुच्छेद है, बहुत ध्यान से सुनना है। राज्य कृषि और पशुपालन को आधुनिक और वैज्ञानिक प्रणालियों से संगठित करने का प्रयास करेगा और विशिष्टतया गायों और बछड़ों और अन्य दुधारू और वाहक पशुओं की नस्ल के परिरक्षण और सुधार के लिए और उनके वध के प्रतिषेध के लिए प्रयास करेगा। आज भारतीय संविधान का अनुच्छेद 48 जो है उसमें कृषि और पशुपालन के संगठन के संदर्भ में लिखा हुआ है। अब ये बातें मैं क्यों कह रहा हूं जरा देखिएगा, उससे संबंधित कुछ बात आपके सामने आ रही है। जरा देखिए, मैं सभा का ज्यादा समय लेना नहीं चाहता, एस नागपा कह रहे हैं। मैं केवल एक संशोधन रखना चाहता हूं, टू ऑल वर्कर्स इंडस्ट्रियल के बाद में आप एग्रीकल्चर शब्द भी लिख दीजिए। वो कह रहा है कि औद्योगिक श्रमिकों के बारे में आप संविधान में प्रावधान करने जा रहे हैं तो एक करिए, एक कॉमा डालिए, औद्योगिक कॉमा कृषि श्रमिक, ये भी शब्द जोड़ दीजिए, ऐसा एस नागपा कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि औद्योगिक श्रमिकों में कृषि जो कृषक श्रमिक है वो नहीं आते, इसलिए आप औद्योगिक श्रमिक तथा अन्य जो लिखा हुआ है उसकी जगह पर लिख दीजिए औद्योगिक व कृषि श्रमिक। ऐसी बात एस नागपा कहेंगे और उसके पीछे कारण साफ है कि देश का बहुत बड़ा भाग उस समय कृषि के कार्यों में संलग्न था और आप ये भी जानते हैं कि उस समय देश का बहुत बड़ा भाग ऐसा था जो भूमिहीन था, जो कृषि के कार्य तो करता था लेकिन खेतों का मालिक कोई और था। तो ऐसे लोग जो काश्तकार के रूप में काम करते हैं, ऐसे लोग जो श्रमिक के रूप में काम करते हैं, उन्हें हम कृषक श्रमिक कहेंगे। तो उनके लिए भी एक अलग शब्द जोड़ दीजिए, ऐसा एस नागपा जी कह रहे हैं। क्या डॉक्टर बी आर अम्बेडकर इस बात को स्वीकार करेंगे? आगे देखते हैं। तो उपाध्यक्ष महोदय कह रहे हैं कि नहीं, ये तो अनियमित है, मैं इसे स्वीकार नहीं करता। तो फिर कहां चला गया भाई? हाँ, वो कह रहे हैं कि श्रमिक जनता में भी सब शामिल नहीं है। तो फिर डॉक्टर बी आर अम्बेडकर कह रहे हैं, उपाध्यक्ष महोदय क्योंकि ऐसी भावना बहुत दृष्टिगोचर होती है कि निदेशक सिद्धांतों में घरेलू उद्योगों की चर्चा होनी चाहिए, अतः मैं इस परिषद के सदस्यों की इच्छा पूर्ण करने के लिए अनुच्छेद 34 में कुछ शब्द रखने के लिए सिद्धांत तैयार हूं। अतः मैं अपने मित्र चेटियार द्वारा प्रस्तुत संशोधनों को भी स्वीकार करता हूं और इंडस्ट्रियल के बाद में एग्रीकल्चर शब्द जोड़ दिया जाए, इसकी भी मैं स्वीकार करता हूं। डॉक्टर अंबेडकर ने इस बात को भी क्या कर लिया? स्वीकार कर लिया, ऐसा उन्होंने कहा। यदि आप इसकी अनुमति दें तो मुझे इसकी कोई आपत्ति नहीं है। मेरे विचार से श्री नागपा के इस सुझाव में कुछ पावर है कि कृषि श्रमिक औद्योगिक श्रमिक के बराबर ही महत्वपूर्ण है, अतः उसकी चर्चा में अन्य शब्द से नहीं की जानी चाहिए, बल्कि औद्योगिक श्रमिक के बाद में कृषि श्रमिक जैसी शब्दावली भी जोड़ दी जानी चाहिए, ऐसा डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब कह रहे हैं। और वो कह रहे हैं कि सिद्धांततः मैं इस बात से सहमत हूं, यानी एस नागपा के इस संशोधन को मैं स्वीकार करता हूं, ऐसा उन्होंने कहा। फिर चेटियार साहब क्या कहते हैं? मैं डॉक्टर अंबेडकर के संशोधन को स्वीकार करता हूं। एल कृष्णस्वामी भारती इसके बाद में कॉटेज इंडस्ट्री को लेकर बात कर रहे हैं, ऐसा आपको दिखाई दे रहा है। फिर डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब उनकी बात पर कह रहे हैं कि मैं स्पष्टीकरण दे दूं कि अगर आप कहें तो। मैं देखता हूं कि जो सदस्य इस विषय में रुचि रखते हैं उनमें दो प्रकार के लोग हैं। एक दल का विश्वास है कि घरेलू उद्योग केवल सहकारी आधार पर हो और दूसरे दल का विश्वास है कि घरेलू उद्योगों पर ऐसा कोई प्रतिबंध नहीं लगाना चाहिए। इस प्रकार से संविधान सभा दो भागों में बटी हुई है। ऐसी स्थिति में एम अनंत श्यामनम आयंगर का नाम पुकारा जाता है तो वो कह रहे हैं कि मैं नहीं बोलना चाहता हूं। तो फिर उपाध्यक्ष महोदय कह रहे हैं अब इस विषय पर बहुत चर्चा हो चुकी है, अब वोटिंग करवाते हैं। वोटिंग हो रही है, जरा देखिएगा। जैसे वोटिंग के लिए कहा जाता है तो महावीर त्यागी जी बीच में बोलते हैं। वो क्या कह रहे हैं? इस आशा से कि स्वावलंबन के आधार पर ही चला जाएगा, मैं अपने संशोधन पर संशोधन स्वीकार करता हूं जिस रूप में डॉक्टर अंबेडकर ने अंत में इसे पेश किया था, और अब मैं अपना संशोधन वापस ले लेता हूं। यानी महावीर त्यागी जी जो चाह रहे थे, क्या चाह रहे थे? कि स्वदेशी वस्तुओं के उपयोग को बढ़ावा दिया जाए, इसके बारे में अपना संशोधन उन्होंने वापस ले लिया। सभा की अनुमति से संशोधन संख्या 951 वापस ले ली गई। अमय कुमार घोष, श्रीमान मैं जानना चाहता हूं कि कृषक श्रमिक को शामिल किया गया है या नहीं। ये एस नागपा ने रखा था, तो घोष कह रहे हैं कि कृषक श्रमिक शामिल होंगे कि नहीं होंगे। तो उपाध्यक्ष महोदय कह रहे हैं इसे शामिल नहीं किया गया, किंतु यदि सारी सभा बिना किसी मतभेद के डॉक्टर अंबेडकर के सुझाव को मान ले तो मैं अपना निर्णय
मानने के लिए तैयार हूं। तो माननीय सदस्य कह रहे हैं ओके, हमें कोई दिक्कत नहीं है। फिर उपाध्यक्ष महोदय कह रहे हैं तो फिर मैं श्री रामलिंगम चेटियार के संशोधन पर डॉक्टर अंबेडकर द्वारा संशोधित रूप पर वोट ले लेता हूं, और वो संशोधन स्वीकार कर लिया गया। इसके बाद में एस नागपा वाला संशोधन भी स्वीकार हो गया और भारतीय संविधान का भाग बन गया अनुच्छेद 34। इसके बाद में एक नया अनुच्छेद आ रहा है 34A। नाम पुकारा जा रहा है चौधरी रणवीर सिंह जी का, जो कि पूर्वी पंजाब से आते हैं। चौधरी रणवीर सिंह जी का नाम मैं पहले भी ले रखा हूं। मैंने आपको पहले भी कहा कि एक राज्य के मुख्यमंत्री के वो रिश्तेदार है। मैंने आपसे प्रश्न भी किया था, हालांकि आपने जवाब भी नहीं दिया था और मैंने भी इसका जवाब नहीं दिया था। भूपेंद्र सिंह जी हुड्डा साहब जो हरियाणा के जो मुख्यमंत्री रहे हैं, उनके दादा है चौधरी रणवीर सिंह जी, संविधान सभा के मेंबर थे। जरा देखिएगा चौधरी रणवीर सिंह जी क्या कह रहे हैं, मैं इस पर जोर नहीं दे रहा हूं, किंतु मैं अनुच्छेद पर बोलना चाहता हूं। वो कह रहे हैं मैं इस अनुच्छेद को रखना तो नहीं चाहता, नया अनुच्छेद तो रखना तो नहीं चाह रहा, पर मैं इसके ऊपर चर्चा जरूर करना चाहता हूं। दोस्तों, आपने न्यूनतम समर्थन मूल्य सुना है क्या नाम? राकेश कुमार जी जरा बताओ, न्यूनतम समर्थन मूल्य। अरे भाई, किसी वस्तु की जो कीमत होती है उसके संदर्भ में न्यूनतम समर्थन मूल्य सरकार के द्वारा तय किया जाता है। जैसे बाजरा का उत्पादन हुआ, अब बाजरा मार्केट में कितने में बिकेगा, तो कभी 600 रुपए में बोरी बिक जाती है, कभी 1200 रुपए में बोरी बिकती है, कभी 2000 में बोरी बिकती है। तो कई बार जो किसान होता है उसका शोषण होता है, उसे मालूम ही नहीं पड़ता है कि कीमत क्या है। तो न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा सरकार करती है कि भाई बाजरा जो है हम 2500 रुपए में तो हम खरीदने के लिए तैयार है। दैट इज न्यूनतम समर्थन मूल्य। न्यूनतम समर्थन मूल्य का मतलब है सरकार अपनी ओर से एक रेट घोषित करती है कि 2500 रुपए में हम खरीद लेंगे। इसका मतलब है कि अगर किसान किसी और को बेचना चाहता है तो 2600 में बेचे, 2700 में बेचे, 2800 में बेचे, क्योंकि 2500 में तो सरकार खुद खरीदने के लिए तैयार है। न्यूनतम समर्थन मूल्य। आपको जानकर बड़ा ताजुब होगा दोस्तों कि न्यूनतम समर्थन मूल्य को लेकर अक्सर सरकारों और किसानों के बीच में संघर्ष दिखाई देता है। किसान चाहते हैं कि न्यूनतम समर्थन मूल्य ज्यादा से ज्यादा हो ताकि किसान को अच्छा पैसा मिले, किसानों का शोषण नहीं हो। और सरकार क्या करती है, अक्सर कई बार व्यापारियों के दबाव में, बिचौलियों के दबाव में न्यूनतम समर्थन मूल्य कम रखती है ताकि व्यापारी जो है, बिचौलिए जो है, उन्हें कम कीमत में खरीद ले। ये बड़ी दिक्कत आती है। आपको अच्छा लगेगा कि हमारे देश कृषि प्रधान देश है, आपको अच्छा लगेगा कि हमारा संविधान सभा भी इस विषय पर चर्चा कर रही है, न्यूनतम समर्थन मूल्य के बारे में। मजा आ जाएगा। चौधरी रणवीर सिंह जी कुछ बात कह रहे हैं, जरा देखिएगा। वो कह रहे हैं कि मैं अपना संशोधन तो नहीं रखना चाह रहा हूं, पर मैं इस अनुच्छेद पर जरूर बोलना चाहता हूं। बोलिए साहब, क्या बोल रहे हैं? इसी बीच में एम अनंत श्यामनम अयंगर साहब आ जाते हैं। ये संशोधन संशोधित रूप में अनुच्छेद 34 में शामिल है। ये सब ऐसे विषय हैं जो बहुत हद तक संविधान सभा द्वारा संविधान में रखे जाने योग्य नहीं है। अब वो जो रणवीर सिंह जी जिस विषय को रखना चाहते हैं, एम अनंत श्यामनम कह रहे हैं ये ऐसे विषय नहीं है जिस पर संविधान सभा में चर्चा की जाए, अपितु केंद्र और प्रांतों में कानून निर्माण की योग्य है। न्यूनतम समर्थन मूल्य के संदर्भ में केंद्र सरकार होगी, राज्यों की सरकार होगी, वो चर्चा कर लेगी। ये कोई ऐसे विषय थोड़ी है जो संविधान सभा में चर्चा में लाया जाए, ऐसा एम अनंत श्यामनम अयंगर कह रहे हैं। अतः मेरे विचार से इसे पेश करने की आवश्यकता नहीं है। इस समय वो इस प्रकार की बातें कह रहे हैं। अच्छा, एक बात बताइए, आपने कभी पैसे उधार लिए? ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि कभी ऐसा अवसर ही नहीं आया कि किसी को किसी से पैसे उधार लेने पड़े, लेकिन हम अक्सर देखते हैं। और हमारे यहाँ पर तो एक पूरी समानांतर अर्थव्यवस्था गांव में रही है, जहां पर जो बड़ा जो पैसे वाला सेठ साहूकार होता था वो लोगों को पैसे उधार देता था। 100 रुपए दिए उधार फॉर एग्जाम्पल, तो वो कहता कि आपके ऊपर 10 की मिति से ब्याज लगेगा, 10 की मिति से, 12 की मिति से ब्याज लगेगा, यानी 100 रुपए पर 12 रुपए ब्याज लेना पड़ेगा, 15 रुपए ब्याज देना पड़ेगा। इस प्रकार की एक समानांतर अर्थव्यवस्था हमारे देश में रही है। आज संविधान सभा में आपको इस विषय पर भी चर्चा देखने को मिलेगी कि ब्याज कितना होना चाहिए। अभी देखेंगे आप। उपाध्यक्ष महोदय कह रहे कि जो आप अनंत श्यामनम अयंगर साहब को कह रहे हैं कि नहीं, इनको रखने दीजिए क्योंकि इनके संशोधन की भाषा अलग है, ये बोलना चाहते तो इनको बोलने दीजिए। वो क्या कह रहे हैं जरा सुनिएगा। श्री रणवीर चौधरी को अपना संशोधन पेश करने का अधिकार है, किंतु वे ऐसा करते हैं या नहीं करते ये उनके ऊपर निर्भर है। मुझे आशा है वे सभा का अत्यधिक समय नहीं लेंगे और अपने विचार को रख लेंगे, और जैसा अध्यक्ष की इच्छा है 9 दिसंबर तक हमको संविधान निर्माण का ये मसौदा, संविधान पे जो चर्चा है उसको समाप्त करना है। वो कह रहे हैं
कब कह रहे हैं? 23 नवंबर को कह रहे हैं कि 9 दिसंबर तक हमको ये चर्चा समाप्त करनी है। दोस्तों, आप ये जानते हैं, क्या जानते हैं आप, कि हमारे संविधान सभा का 7वां जो अधिवेशन है वो 8 जनवरी 1949 तक चला। यानी संविधान सभा के उपाध्यक्ष महोदय आज के दिन 23 नवंबर 1948 को संविधान सभा में यह कह रहे हैं कि हमको ये चर्चा 9 दिसंबर तक समाप्त करनी है। इसका मतलब उनको आइडिया नहीं था कि हमको 8 जनवरी तक ले जानी है। वो ये सोच रहे थे कि इस पर संविधान सभा पूरा स्वीकार कर लेगी मसौदा और हम आगे बढ़ जाएंगे, पर ऐसा होगा नहीं। आगे आने वाले समय में आप देखेंगे। फिर वो क्या कह रहे हैं कि अध्यक्ष महोदय की इच्छा है कि 9 दिसंबर तक हम इसको अंतिम रूप दे दें। आगे क्या कह रहे हैं? इसे सरकाने के विषय में कुछ बात हुई थी। हमारे देश के प्रति विशेष कर्तव्य, मेरे पास अनेक तार आते हैं, यहां तक कि कभी कभी मुझे आधी रात को जगा दिया जाता है। तार आते हैं और देश की जनता के कोई ना कोई तार, उस समय तार ही थे, व्हाट्सएप तो थे नहीं, उस समय मेल तो थी नहीं, उस समय सोशल मीडिया तो था नहीं, तो उस समय क्या होता था, तार आते थे। और कभी कभी ऐसे तार आते हैं कि मुझे आधी रात्रि में जगा दिया जाता है। तो इसलिए हमको जल्दी से जल्दी इसको कंप्लीट करना है, ज़्यादा टाइम मत लीजिए। अब वो चौधरी रणवीर सिंह जी का नाम ले रहे हैं। चौधरी रणवीर सिंह जी क्या कह रहे हैं, जरा सुनिएगा। मिस्टर वाइस प्रेसिडेंट, मैं इसलिए पहले खड़ा हुआ था कि जो अपनी 2-4 बातें एक्सप्रेस करना चाहता हूं वह जनरल आर्टिकल पर कह लेता हूं, लेकिन मुझे इस वक्त समय नहीं दिया गया। अब मैं कुछ बोलना चाहता हूं। जैसे वो बोल रहे होते हैं तो उपाध्यक्ष महोदय कह रहे, अरे सीधा संशोधन पे बात करो आप। वो कह रहे कृपया संशोधन पर बोलिए। इसी बीच में ZH लारी, जो संविधान सभा के एक मेंबर है, वो बीच में बोलते हैं। वो क्या कह रहे हैं? श्रीमान, एक औचित्य प्रश्न है। यदि कोई व्यक्ति नियमित रूप से संशोधन पेश नहीं करना चाहता है तो उसे संविधान सभा में बोलने का क्या अधिकार है? यदि कोई संविधान सभा का मेंबर अपना संशोधन लेकर आया है और वो संशोधन को नियमित रूप से रखना भी नहीं चाहता और उस संशोधन पर बोलना चाहता है, ये क्या बात हुई भाई? लारी साहब ऐसा प्रश्न पूछते हैं उपाध्यक्ष महोदय को। अब क्या जवाब दे रहे हैं उपाध्यक्ष महोदय? आप ठीक कहते हैं। फिर चौधरी साहब की तरफ मुड़ जाते हैं, रणवीर सिंह जी की तरफ, और कहते हैं आप पहले अपना संशोधन पेश कीजिए। उन्होंने कहा ना कि मैं संशोधन पेश नहीं करना चाहता, खाली मैं बोलना चाहता हूं। तो लारी साहब ने कहा कि क्या किसी को ऐसी परमिशन है क्या कि संशोधन पेश नहीं करे और खाली उसके बारे में बोल भी ले? मतलब उसके बारे में बोल भी लूं और संशोधन भी पेश नहीं करूं, ऐसा सोच सकता है क्या? तो उपाध्यक्ष महोदय कह रहे हैं हाँ, आप ठीक कह रहे हैं। फिर रणवीर सिंह जी की तरफ देखते हैं। रणवीर जी, आप पहले अपना संशोधन पेश करो। फिर देखिए चौधरी रणवीर सिंह जी क्या कह रहे हैं। मेरा संशोधन इस प्रकार से है, जरा देखिएगा। गजब का संशोधन आपके सामने रखा जा रहा है। कभी आपको इसकी जानकारी नहीं रही होगी, लेकिन आज बहुत शानदार आपको जानकारी मिलने वाली है। मैंने ब्याज की बात की, मैंने न्यूनतम समर्थन मूल्य की बात की। जरा देखिएगा, अनुच्छेद 34 के पश्चात अनुच्छेद 34A जोड़ दिया जाए, रणवीर सिंह जी कह रहे हैं। और क्या जोड़ दिया जाए? अनुच्छेद 34A कि राज्य समुचित कानून निर्माण तथा आर्थिक संगठन अथवा किसी अन्य प्रकार से कृषक को कृषि जन्य पदार्थों का न्यूनतम समर्थन मूल्य प्राप्त करने का प्रयत्न करेगा। राज्य की यह ड्यूटी होगी कि किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रदान किया जाए, यह राज्य का दायित्व होगा। आगे क्या कह रहे हैं? राज्य उत्पादकों और उपभोक्ताओं के राष्ट्रीय सहकारी संगठन को सहायता देगा। विशेष कानून निर्माण द्वारा कृषि संबंधी बीमे का नियमन किया जाएगा। कृषि बीमा किया जाएगा, किसानों के लिए बीमा किया जाएगा, इस प्रकार का भी प्रावधान आया। किसी भी रूप में अत्यधिक ब्याज लेना वर्जित किया जाएगा। अत्यधिक ब्याज नहीं ले सकते, कृषि का बीमा किया जाएगा और न्यूनतम समर्थन मूल्य के प्रावधान की बात कर रहे हैं चौधरी रणवीर सिंह जी। क्या गजब के लोग थे संविधान सभा के। हमें यह सब समझने की आवश्यकता है। आज भी हम इस विषय पर ज्यादा कुछ कर नहीं पाए और 75 साल पहले हमारे संविधान निर्माताओं ने इस विषय पर चर्चा कर ली। 23 नवंबर 1948 को इन विषय पर चर्चा हुई थी। अब उपाध्यक्ष महोदय क्या कह रहे हैं, जरा देखिएगा। क्या मैं ये समझ लूं कि आप इस संशोधन को नियमित रूप से पेश कर रहे हैं? मेरे विचार से यह पेश किया जा चुका है। तो लारी साहब बोले, उन्होंने कहा कि संशोधन इस प्रकार से है। वो संशोधन पेश नहीं कर रहे, वो तो कह रहे संशोधन इस प्रकार से है। शब्दों का जादू है। आगे देखिए क्या होता है। उपाध्यक्ष महोदय कह रहे,
मान लो कि आप इस बात को छोड़ देते हैं, अब श्री चौधरी आप अपना स्टेटमेंट दे सकते हैं। चौधरी जी बोलिए, आप आगे क्या कहना चाह रहे हैं, जरा देखिएगा। चौधरी रणवीर सिंह जी, सभापति महोदय, जिस हालत में अब आर्टिकल 34 स्टैंड करता है, डॉक्टर अंबेडकर साहब ने नागपाल जी का जो सुझाव माना है, उससे भी एक क्लास और बाकी रह जाती है, जिससे इकोनॉमिक इंटरेस्ट सुरक्षित नहीं होते, और वह क्लास है लैंडलॉर्ड्स का नहीं है, क्योंकि उनके बारे में कुछ नहीं कहना चाहता, बल्कि वह पंजाब के पीजेंट प्रोपराइटर्स का क्लास है, जो कि ना तो किसी का एक्सप्लॉइट करते हैं, ना किसी से एक्सप्लॉइट होना चाहता है। वो कह रहे हैं साहब सब कुछ तो प्रावधान आपने कॉन्स्टिट्यूशन में कर दिया, लेकिन किसानों के बारे में आपने कोई प्रावधान नहीं किया, क्योंकि पंजाब का किसान ना तो एक्सप्लॉइट होना चाहता है, ना किसी का एक्सप्लॉइटेशन करना चाहता है। आगे कह रहे हैं पिजेंट्री के बारे में मैं ये कहना चाहता हूं कि जब तक हम उसकी प्रोड्यूस की कोई इकोनॉमिक प्राइस मुकर्रर नहीं करेंगे, तब तक उसके साथ बड़ा भारी अन्याय होगा। किसानों के बारे में कह रहे हैं कि जब तक न्यूनतम समर्थन मूल्य आप घोषित नहीं करोगे, इसके बारे में प्रावधान नहीं करोगे, इस बारे में राज्य के दायित्व नहीं डालोगे, तब तक किसानों के साथ न्याय नहीं होगा। आज स्टेट की ड्यूटी लॉ एंड ऑर्डर को कायम रखने की है। आज स्टेट की ड्यूटी लॉ एंड ऑर्डर को कायम रखने की ही नहीं है, बल्कि आर्थिक उलझनों को सुलझाना भी है। और एग्रीकल्चरिस्ट के लिए ये आज एक बड़ी भारी समस्या है, किसानों के लिए एक बहुत भारी समस्या है। खाली और खाली स्टेट लॉ एंड ऑर्डर को ही मेंटेन करे, यही उसकी थोड़ी ड्यूटी है। उसकी ड्यूटी ये भी है कि देश में जितनी भी जो समस्याएं हैं उसका भी समाधान करे, आर्थिक उलझन को भी समाप्त करे, ये भी स्टेट की ड्यूटी है। तो हमारे किसानों की ये समस्या है, उसको क्यों नहीं आप दूर करते। पिछले दिनों का जिक्र है कि गुड़ और कई चीजों की प्राइस इतनी गिरी, जो प्राइस 4 या 5 महीने पहले थी उसकी चौथाई रह गई। अब वो एग्जाम्पल दे रहे कि कुछ दिन पहले गुड़ की कीमत इतनी गिर गई थी कि जो कीमत आज है उसका चौथाई भाग रह गया था। तो किसानों के साथ क्या बीती होगी। तो इतनी जब प्राइस गिर जाएगी तो किसान बेचारा माल बेचेगा तो उसको कितनी कम कीमत मिलेगी, और कम कीमत की वजह से उसकी कृषि जो है घाटे का सौदा हो जाएगी। रणवीर सिंह जी साहब ऐसा कह रहे हैं। तो क्यों ना हम न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित करें, इस प्रकार का प्रावधान कर ले। 75 साल पहले संविधान सभा में इस विषय पर चर्चा हुई। समझ रहे मेरी बात को, आगे बढ़ रहे। फिर वो कह रहे हैं मैं इसको बहुत ज्यादा प्रेस नहीं करना चाहता, क्योंकि मैं इस बात को मानता हूं कि पिछले आर्टिकल से ये बात हल हो जाती है, पर इन चीजों को ध्यान रखना चाहिए। मेरे कहने का माने यह है कि एग्रीकल्चर की चीजों को इकोनॉमिक प्राइस मुकर्रर किए बिना एग्रीकल्चरिस्ट की इकोनॉमिक लाइफ में स्टेबिलिटी नहीं आ सकती, और उसको स्टेबल होना जरूरी है। बाकी जो 3 हिस्से हैं वो भी थोड़ी बहुत इसी को सपोर्ट करते हैं। चूंकि हाउस का बहुत ज्यादा मेंबर ये समझते हैं कि ये आज से पहले वाले आर्टिकल से हल हो जाता है, इसलिए मैं अब इस अमेंडमेंट को पेश नहीं करना चाहता। मेरी इच्छा है कि ब्याज के बारे में आप कुछ निर्णय करें, अधिक ब्याज ना लिया जाए। मेरी ये इच्छा है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य के संदर्भ में आप प्रावधान करें, लेकिन हाउस के सदस्यों की ये इच्छा है कि पहले वाला जो आर्टिकल है उसमें सारी बात आ जाएगी तो ओके, मुझे अपना संशोधन पेश नहीं करना है। ऐसा रणवीर सिंह जी अपनी बात को कहते हैं। जरा आगे बढ़ते हैं। उपाध्यक्ष महोदय क्या कह रहे हैं, अतः मैं इस पर अब वोट नहीं लूंगा, क्योंकि वो अपना संशोधन रखते ही नहीं है। वो खाली संशोधन बताते हैं कि मेरा संशोधन इस प्रकार से है, मैं इसे नियमित रूप से नहीं रखता हूं, इसलिए उसके ऊपर वोटिंग भी नहीं हुई है, ऐसा उपाध्यक्ष महोदय ने कहा। इसके बाद में आता है अनुच्छेद 35, और 35 के बारे में अंबेडकर साहब कह रहे हैं श्रीमान मुझे आपसे निवेदन करना है कि इस अनुच्छेद को अभी रहने दिया जाए, यानी अनुच्छेद 35 पे चर्चा नहीं हुई। उपाध्यक्ष महोदय इस अनुच्छेद को बाद में विचार विमर्श करने के लिए रह दिया जाए, क्या सभा इससे सहमत है। तो कई सारे सदस्यों ने कहा हाँ, इसका मतलब अनुच्छेद 35 पर चर्चा नहीं हुई, अनुच्छेद 35 छोड़ दिया गया, इसका मतलब है कि अनुच्छेद 35 कभी वापस आएगा, ध्यान रखिएगा। आगे अनुच्छेद 36, लक्ष्मीकांत मैत्र इसके बारे में अपना प्रस्ताव रखते हैं। उपाध्यक्ष महोदय मैं सविनय प्रस्ताव रखता हूं कि क्या रखता कि अनुच्छेद 36 में प्रत्येक नागरिक, आगे कहां बढ़ रहा है, कि अनुच्छेद 36 में प्रत्येक नागरिक निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा पाने का अधिकार होगा, यह शब्द निकाल दिया जाए। जरा सुनिएगा, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 45, आज भारतीय संविधान का अनुच्छेद 45 क्या कहता है। आज भारतीय संविधान का अनुच्छेद 45 यह कहता है कि राज्य 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए उनकी जो बाल्य अवस्था है उसका देखभाल करेगा, पूर्व प्रारंभिक शिक्षा की व्यवस्था करेगा, ऐसा अनुच्छेद 45 में लिखा हुआ है। और अगर आप लोगों ने बहुत ढंग से पढ़ा है तो जिस दिन हमारा संविधान लागू हुआ उस दिन क्या लिखा होता, राज्य 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था करेगा, ये अनुच्छेद 45 में लिखा हुआ था।
फिर हमने 86वें संविधान संशोधन के द्वारा वर्ष 2002 में इस बात को यहां से हटा दिया और अनुच्छेद 21A नाम का नया अनुच्छेद जोड़कर उसे एक मौलिक अधिकार बना दिया। और अनुच्छेद 45 में जो जगह खाली हुई उसकी जगह पर यह बात जोड़ दी जो मैंने अभी आपके सामने पढ़कर सुनाई थी। वापस पढ़ लेता हूं ताकि आपका कंसेप्ट एकदम क्लियर हो जाए। जरा सुनिएगा, आज अनुच्छेद 45 में क्या लिखा हुआ है। राज्य सभी बालकों के लिए 6 वर्ष की आयु पूरी करने तक प्रारंभिक बाल्य अवस्था, देखरेख और शिक्षा देने के लिए उपबंध का प्रयास करेगा। यह अनुच्छेद 45 में लिखा हुआ है आज के दिन। 2002 से पहले कुछ और लिखा हुआ था, वहां लिखा था 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था की जाएगी। अब लक्ष्मीकांत मैत्र कह रहे हैं कि प्रत्येक नागरिक निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार होगा। इस प्रकार का जो मसौदा जो रखा गया वो ये कह रहे हैं ये बात हटा दी जाए। क्यों हटा दी जाए? वो ये कह रहे हैं कि श्रीमान आपने मेरे वक्तव्य को संक्षिप्त बनाने के लिए आज्ञा दी, इसलिए मैं उसका ध्यान रखूंगा। मैं इस संशोधन का आशय समझाने के लिए आधा दर्जन वाक्य ही बोलूंगा। यदि इस संशोधन को सभा ने स्वीकार कर लिया तो वो खंड इस प्रकार पढ़ा जाएगा। किस प्रकार? राज्य संविधान के प्रारंभ होने के 10 वर्ष की अवधि में सब बालकों और बालिकाओं को 14 वर्ष की आयु की पूर्ति तक निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा देने का प्रावधान करेगा। वो कह रहे हैं ये इस प्रकार का अनुच्छेद है। फिर वो आगे क्या कह रहे हैं? अतः यह प्रकट हो जाएगा कि यह अनुच्छेद 36 पूर्वगत तथा आगे के अनुच्छेदों के समान हो जाएगा, कम से कम रूप में तो हो ही जाएगा। फिर वो इस प्रकार की बात कह रहे हैं और कह रहे हैं कि इस प्रकार की बात लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। अच्छा देखिए, यहां एक बात लिखी हुई 10 वर्ष। ये 10 वर्ष की चर्चा मैंने पहले भी आप लोगों के सामने की है। इसका मतलब हमारा 4 नवंबर 1948 को संविधान सभा में जो मसौदा संविधान डॉक्टर BR अम्बेडकर साहब ने रखा था उसमें बहुत सारे ऐसे प्रावधान थे जो 10 वर्ष के लिए किए जा रहे थे। जटाराम जी पंवार साहब, ऐसे बहुत सारे प्रावधान थे जो 10 वर्ष के लिए ही किए जा रहे थे। ये बात आपको मालूम होनी चाहिए। और 26 जनवरी 1950 को जब संविधान लागू हुआ उस समय ऐसा बहुत कम अनुच्छेदों के संदर्भ में किया गया था। तो मसौदा संविधान देखिए कितने स्टेप हो गए। पहला स्टेप सर BN राव ने जो प्रारूप तैयार किया वो स्टेप। दूसरा स्टेप सर BN राव द्वारा तैयार किए गए प्रारूप पर प्रारूप समिति द्वारा विचार विमर्श करने के बाद 4 नवंबर 1948 को जो मसौदा रखा गया वो दूसरा स्टेप। तीसरा स्टेप 26 जनवरी 1950 को जो संविधान लागू किया गया वो तीसरा स्टेप। चौथा स्टेप 7वें संविधान संशोधन के द्वारा 1956 में जो बदलाव किए गए वो चौथा स्टेप। पांचवा स्टेप वर्तमान का। ये सब स्टेप है, इन सब को समझने की आवश्यकता है और ये सब समझ इस तरह से सकते हैं। तो ध्यान रखिएगा, बड़ी बहुत महत्वपूर्ण, बहुत गूढ़, बहुत गंभीर, बहुत सीरियस तरह का डिस्कशन चल रहा है, विचार विमर्श कर हो रहा है। इस प्रकार की बातें पढ़ने से भारत के संविधान के प्रति समझ जो है वो बड़ी जबरदस्त ढंग से विकसित हो सकती है। नजरुद्दीन जी अहमद साहब, नजरुद्दीन जी अहमद साहब भी वो व्यक्ति है जिन्होंने संविधान सभा में 1 लाख से ज्यादा शब्द बोले। वो क्या लेकर आए? वो कह रहे हैं साहब ये जो शिक्षा शब्द लिख रहा है ना आपने कि शिक्षा की व्यवस्था की जाएगी, उस शिक्षा की जगह आप लिखो प्राथमिक शिक्षा। शिक्षा की जगह क्या लिखो? प्राथमिक शिक्षा लिख दीजिए, ऐसा वो कह रहे हैं। क्यों लिख दो? अपना जवाब दे रहे हैं। यह प्राथमिक शिक्षा से प्रारंभ होता है तथा हाशिए के शब्दों से यह स्पष्ट हो जाता है, किंतु जैसा कि अभी बताया गया अंत में इसमें यह लिखा कि राज्य संविधान के प्रारंभ से 10 वर्ष की अवधि में निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा का प्रबंध करेगा। प्रसंग तथा अन्य बातों को देखकर मुझे विश्वास है कि आशय यह है कि अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा होगी। राज्य निःशुल्क माध्यमिक शिक्षा देने का दायित्व नहीं ले सकता। अरे गजब की बात कही है नजरुद्दीन जी अहमद साहब ने। उन्होंने कहा कि साहब आपने जो लिखा ना कि 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए राज्य शिक्षा की व्यवस्था करेगा, तो एक काम करिए सर, ये शिक्षा की जगह आप क्या लिख दो? प्राथमिक शिक्षा लिख दो। और इसके पीछे वो तर्क क्या दे रहे कि प्राथमिक शिक्षा इसलिए लिख दो ताकि माध्यमिक शिक्षा देना कर्तव्य नहीं होगा, क्योंकि माध्यमिक शिक्षा देने का दायित्व राज्य नहीं निभा सकता, फ्री में कैसे देगा, ऐसा वो कह रहे। तो माध्यमिक शिक्षा का कंफ्यूजन हो सकता है। बच्चा कोई कोर्ट में चला जाएगा कि साहब 14 वर्ष तक की शिक्षा का कहा था, तो मैं तो अब आ गया हूं, 11वीं में आ गया हूं, 10वीं में आ गया हूं, मेरे को दो फ्री में शिक्षा आप। तो उन्होंने नजरुद्दीन जी ने कहा कि ऐसा करो, यहां क्या लिख दो? प्राथमिक शिक्षा लिख दो।
क्योंकि राज्य निःशुल्क माध्यमिक शिक्षा देने का दायित्व नहीं ले सकता। आगे जरा देखिए, तो लक्ष्मीकांत मैत्र कह रहे हैं भाई जहां तक हो सके, तो नजरुद्दीन जी अहमद कह रहे हैं किंतु यदि आप सरकार के कर्तव्य क्षेत्र को अधिक विस्तृत कर दे तो वो प्रभाव शून्य हो जाएगा। आप सरकार के लिए ये कर दो, वो कर दो, वो कर दो, तो फिर उसका कोई मतलब नहीं रहेगा। मेरे विचार में इसे प्राथमिक शिक्षा तक सीमित रखना ही पर्याप्त होगा, अच्छा होगा, और यही राज्य की नीति का निर्देशक सिद्धांत होना चाहिए। मेरे विचार में यही इसका अभिप्राय है। मेरा निवेदन है कि यदि यह शब्द रख दिया जाएगा तो एक स्पष्ट भूल का सुधार हो जाएगा, ऐसा वो कह रहे हैं। तो इस प्रकार का संशोधन रखा गया। फिर नजरुद्दीन जी अहमद साहब से कहा भाई आपका दूसरा संशोधन भी है तो वो भी रख दो। मेरे जी भाई क्या कह रहे हैं यूट्यूब के एक साथी, भारतीय संविधान की 12वां जो बैठक हुई वो कौन सी डेट को हुई, प्लीज आंसर। अरे भाई ऐसा क्या कर रहे हो, 12वीं बैठक मत कहो। पहली बात तो बैठक अलग चीज होती है, सत्र कहो, सत्र। सुरेश भाई सत्र है वो। संविधान सभा के कुल 12 सत्र हुए भाई। अंतिम सत्र 24 जनवरी 1950 को हुआ। चर्चा करेंगे, कब करेंगे? 12वें सत्र पे चर्चा कब करेंगे जरा बताओ तो झूम वालों। 12वां जो सत्र है उस पर चर्चा कब करेंगे, डेट बता सकता है मुझे कोई? संविधान सभा के 12वें सत्र पे हम चर्चा कब करेंगे? 24 जनवरी को करेंगे। ये क्या बात हुई? अरे वर्ष बताओ तो जाने। यस, नरपत भाई ने बताया 24 जनवरी 2024 को। यस, 24 जनवरी 2024 को हम 12वें सत्र पे चर्चा करेंगे। चिंता ना करो, बैठक मत कहो, सत्र कहो, क्योंकि बैठक तो आज हो रही है ना। संविधान सभा का 7वां सत्र चल रहा है। 4 नवंबर 1948 से शुरू हुआ और 8 जनवरी 1949 तक चलेगा। यह सत्र है। बैठकें इसकी लगातार हो रही है। 4 को हुई, 5 को हुई, 6 को हुई, 7 को नहीं हुई, 8 को नहीं हुई, 9 को हुई, 10 को नहीं हुई, 11 को नहीं हुई, 12 को नहीं हुई, 13 को नहीं हुई, 14 को नहीं, 15 को हुई, 16 को नहीं हुई, 17 को हुई, 18 को हुई, 19 को हुई। आप देख सकते 20 और 21 को नहीं हुई, 22 और 23 को। ये सब बैठकें हैं। ये सब बैठक और सत्र में फर्क समझिए। संविधान की खूबसूरती यही है, इसके तकनीकी शब्दों का महत्व समझिए भाई, तभी मजा आएगा। तो कीटू जी ने कहा 24 जनवरी 2024 को संविधान सभा के 12वें सत्र पर चर्चा होगी। बिल्कुल सही कहा आपने। इसका मतलब है आप बहुत तल्लीनता के साथ इन सब चर्चा को देख रहे हैं। चलिए आगे बढ़ाते हैं। उपाध्यक्ष महोदय कह रहे हैं कि अब हम चाहें तो अनुच्छेद 36 पर विचार विमर्श कर सकते हैं। संशोधन रख दिया गया। प्राथमिक शिक्षा हो, 6 वर्ष की हो, 14 वर्ष की हो, कैसी हो, इस पर सब संशोधन रख दिए गए। अब हम सामान्य चर्चा करते हैं। सबसे पहले आ रहे बी दास, ये उड़ीसा के हैं। वो क्या कह रहे हैं? इन निदेशक सिद्धांतों में कभी मुझे अनुरक्ति नहीं रही है। वे केवल पवित्र आशाएं और पवित्र इच्छाएं हैं जो इस हेतु रखी गई है कि जिससे समय समय पर प्रांतीय मंत्रिमंडलों के लिए विपत्ति खड़ी की जा सके। अरे यार, बी दास साहब ने तो बिल्कुल ऐसा लगता है कि फ्रंट फुट पर आकर एकदम शॉट खेल दिया। कैसे, क्या कह रहे? मुझे इन नीति निर्देशक तत्वों में कभी भी प्रेम नहीं रहा है, ऐसा वो कह रहे हैं। वो आगे क्या कह रहे हैं? वे केवल पवित्र आशाएं और पवित्र इच्छाएं हैं। आगे क्या कह रहे हैं? जो इस हेतु रखी गई है जिससे कि समय समय पर राज्य मंत्रिमंडलों के लिए विपत्ति खड़ी की जा सके और इस सभा की आलोचनाओं से केंद्रीय सरकार बहुत ही कम बार प्रभावित होगी। किंतु अनुच्छेद 36 में प्राथमिक शिक्षा का प्रसंग है जिसका प्रावधान मूल अधिकार के अनुच्छेद 23 में नहीं किया गया। इस अनुच्छेद पर हमने अभी वाद विवाद भी नहीं किया। मैं स्टेटमेंट सभी के मैंने सुने से संतुष्ट नहीं हो सका हूं कि निःशुल्क और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा किस प्रकार की होगी। क्या ये एक भाषा में होगी? यदि प्रांतों में 2-3 प्रकार के लोग हो गए तो फिर क्या 2-3 भाषाओं में आप प्राथमिक शिक्षा प्रदान करेंगे? ऐसा बी दास साहब कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि उड़ीसा को देख लीजिए, वहाँ आंध्रा के लोग रहते हैं, आंध्रा की भाषा बोलते हैं। वह बंगाली लोग रहते हैं, वो बंगाली भाषा बोलते हैं। तो उड़ीसा के लोगों को प्राथमिक शिक्षा किस भाषा में मिलेगी, ऐसा वो कह रहे हैं। इस प्रकार के प्रश्न वो पूछ रहे हैं। फिर डॉक्टर BR अम्बेडकर साहब इसका जवाब दे रहे हैं। श्रीमान, मेरे मित्र श्री मैत्र का संशोधन स्वीकार करता हूं जिसमें उन्होंने प्रत्येक नागरिक निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा पाने का अधिकार होगा। इस प्रकार की मैं बातों को स्वीकार करता हूं। नजरुद्दीन जी अहमद साहब की बातों को स्वीकार करने के लिए तैयार मैं नहीं हूं, ऐसा डॉक्टर BR अम्बेडकर साहब कहते हैं। और इस प्रकार से उनकी बात हटा दी गई और प्राथमिक शब्द जोड़ दिया जाए, इस प्रकार की भी डॉक्टर BR अम्बेडकर ने कहा कि मैं इसे स्वीकार नहीं करता हूं।
फिर उपाध्यक्ष महोदय ने कहा कि संविधान सभा के समक्ष प्रश्न ये है। क्या प्रश्न है? अनुच्छेद 36 में प्रत्येक नागरिक निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा पाने का अधिकारी होगा, क्या यह शब्द निकाल दिया जाए? संविधान सभा ने कहा निकाल दिया जाए। तो प्राथमिक शिक्षा शब्द हटा दिया गया। अभी जो संविधान जो बन रहा है उसमें खाली शिक्षा शब्द ही लिखा हुआ है। मैं मसौदा संविधान 23 नवंबर 1948 की बात कर रहा हूं। फिर अगला प्रश्न है, अनुच्छेद 36 में शिक्षा शब्द के स्थान पर प्राथमिक शिक्षा शब्द जोड़ दिया जाए। संविधान सभा ने कहा नो, जोड़ने की जरूरत नहीं है, प्रस्ताव अस्वीकृत हो गया। अगला प्रश्न यह था, अनुच्छेद 36 संविधान का भाग बन जाए। प्रस्ताव स्वीकार हो गया, संविधान सभा ने स्वीकार कर लिया। इस प्रकार से अनुच्छेद 36 संविधान सभा का भाग बन गया। अब कौन सा अनुच्छेद आएगा? अब आएगा वह अनुच्छेद जिस पर भारत की राजनीति में जबरदस्त चर्चा चल रही है। आप जानते हैं भारतीय संविधान का अनुच्छेद 44, आर्टिकल 44, वर्तमान संविधान का अनुच्छेद 44 पर जबरदस्त चर्चा आज देखने को मिलेगी। आज का जो अनुच्छेद 44 है उस समय का क्या अनुच्छेद था, उस पर हम लोग बात करेंगे। संविधान सभा के सदस्य अलग अलग बात रखेंगे। कॉमन सिविल कोड देश में होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर साहब का जवाब भी आएगा, के.एम. मुंशी साहब का भी जवाब आएगा, प्रारूप समिति के अन्य सदस्यों के भी विचार जानने को मिलेंगे। साथ ही साथ कॉमन सिविल कोड के संदर्भ में हमारे संविधान सभा के अल्पसंख्यक सदस्य क्या सोचते हैं उस बात पर भी चर्चा करेंगे। सबसे हॉटेस्ट इशू पर हम बात करने जा रहे हैं और इसके साथ ही फीडबैक लिंक इनको शेयर कर दिया जाए। टाइम क्या हुआ? हाँ, तो आज फीडबैक लिंक शेयर कर दिया जाए इनको। अब आ रहे हैं सबसे पहले मोहम्मद इस्माइल साहब, ये मद्रास से हैं संविधान सभा के सदस्य। गुरुजी मुझे ये बुक चाहिए, इस बुक का क्या करेंगे? हम चर्चा कर रहे हैं ना, आप तो ये चर्चा देखिएगा। ये बुक बहुत बड़ी है, ऐसे 20-22 हजार पेजेस, कब तक पढ़ेंगे? इसलिए हम तो इसी पर चर्चा कर लेते हैं, इससे ही आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो मोहम्मद इस्माइल साहब आ रहे हैं कॉमन सिविल कोड, यूनिफॉर्म सिविल कोड पर बात रखने के लिए। वो कह रहे हैं अनुच्छेद 35 में एक भाषा जोड़ दी जाए, एक शब्द जोड़ दिया जाए। कौन सी भाषा? किसी वर्ग, संप्रदाय या जाति का यदि कोई निजी कानून है तो उसे वह कानून छोड़ने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। दोस्तों, थोड़ी देर पहले संविधान सभा में अनुच्छेद 35 पर चर्चा कुछ समय के लिए स्थगित की गई और 34 के बाद में सीधा 36 पर चर्चा की गई। 35 जो स्थगित किया गया, अब वो वापस आ रहा है 35। अनुच्छेद 35 में एक बात जोड़ दी जाए, ऐसा मोहम्मद इस्माइल साहब कह रहे हैं। क्या बात जोड़ दी जाए? किसी वर्ग, संप्रदाय या जाति का यदि कोई पर्सनल लॉ है, यदि कोई निजी कानून है तो उस निजी कानून को छोड़ने के लिए उसे बाध्य नहीं किया जाएगा। ऐसा अनुच्छेद 35 में लिख दीजिए। ऐसी बात मोहम्मद इस्माइल साहब कह रहे हैं, जो कि मद्रास का है, मद्रास से हैं। आगे देखिए, वो इसके बाद में तर्क दे रहे हैं, किसी वर्ग या संप्रदाय का अपने निजी कानून पर अनुसरण करने तथा उस पर दृढ़ रहने का अधिकार तो मूल अधिकारों में है और वास्तव में यह प्रावधान कानूनी और न्याय मूलाधिकारों में ही रखना चाहिए। इसी कारण से मैंने तथा मित्रों ने अन्य अनुच्छेदों में, जो कि इससे पूर्व के हैं, संशोधन भेजे हैं, जिन्हें मैं उचित समय पर पेश करूंगा। आगे वो कह रहे हैं, पर्सनल लॉ पर चलने वाले लोगों के लिए इन पर चलना उनके जीवन का भाग है, ये उनके धर्म का भाग है, उनकी संस्कृति का भाग है। यदि पर्सनल लॉ पर कोई प्रभावकारी बात की जाती है तो ये उन लोगों के कानूनों पर जो युगों और पीढ़ियों से चल रहे हैं, उनके जीवन की प्रणाली में हस्तक्षेप करने के बराबर होगा। पर्सनल लॉ जो वो युगों से, पीढ़ियों से चला रहे हैं, उनके जीवन में हस्तक्षेप करने के बराबर होगा, ऐसा मोहम्मद इस्माइल साहब कह रहे हैं। हम जो पंथ निरपेक्ष राज्य बनाना चाहते हैं उसे लोगों के धर्म या जीवन की प्रणाली में हस्तक्षेप करने का कोई काम नहीं करना चाहिए। पर्सनल लॉ को बनाए रखने का प्रश्न कोई नया नहीं है। हम यूरोप के देशों में इसके उदाहरण मिलते हैं। उदाहरण एग्जाम्पल देते हैं, युगोस्लाविया को लीजिए, जो कि सर्ब, क्रोट और स्लोवन जातियों का राज्य है। वह संधि शर्तों के अनुसार अल्पसंख्यकों के अधिकारों की गारंटी देने के लिए बाध्य है। मुसलमानों के अधिकारों के विषय में खंड इस प्रकार से है, वो युगोस्लाविया का एग्जाम्पल दे रहे हैं। इसके बाद में दूसरी बात आ रही है, हम कई अन्य यूरोपीय संविधानों में भी इसी प्रकार के खंड पाते हैं, किंतु ये सब अल्पसंख्यकों के संदर्भ में है और मेरा संशोधन केवल अल्पसंख्यकों के विषय में नहीं है, अपितु सबके संदर्भ में है, जिनमें बहुसंख्यक जाति भी शामिल है, ऐसा मोहम्मद इस्माइल साहब कह रहे हैं।
क्योंकि इसमें कोई धर्म, कोई वर्ग, कोई संप्रदाय, जाति आदि शब्दों का मैंने प्रयोग किया है, ऐसा मोहम्मद इस्माइल साहब कह रहे हैं। फिर आते हैं सुरेश चंद्र जी मजूमदार साहब, वो क्या कह रहे हैं? श्रीमान, एक औचित्य प्रश्न है कि इस सभा में जो कुछ कहा जा रहा है वह अनुच्छेद 35 का सर्वथा निराकरण है और इसमें संशोधन नहीं समझा जा सकता। वाह, गजब की बात कह रहे हैं सुरेश चंद्र मजूमदार साहब। वो कह रहे हैं साहब, संशोधन तो उसे कहते हैं जो पहले बात जो रखी हुई है उसमें कुछ परिवर्तन करना चाहते हैं, उसमें उसको हम संशोधन कहते हैं। जो पहले बात रखी हुई उसको तो पूरी तरह से समाप्त करना चाहते थे, ये संशोधन कैसे हुआ? सुरेश मजूमदार साहब ऐसी बात 23 नवंबर 1948 को संविधान सभा में कह रहे हैं कि मोहम्मद इस्माइल साहब ने जो प्रस्ताव रखा है, संशोधन का प्रस्ताव, वो तो जो अनुच्छेद पहले से हमने तैयार कर रखा उसको पूरी तरह से हटाना चाहता है, तो फिर संशोधन कहां हुआ? ये तो अपने आप में एक नई बात हो गई। अब क्या कह रहे हैं सुरेश मजूमदार साहब? वो कह रहे हैं इसे संशोधन नहीं समझा जा सकता, माननीय सदस्य केवल विरोध में बोल सकते हैं, विरोध में बोल सकते हैं, पर इसको आप संशोधन मत कहिए। मोहम्मद इस्माइल साहब आगे बोल रहे हैं, अनुच्छेद 35 इस प्रकार से, राज्य भारत के सभी राज्य क्षेत्रों में नागरिकों के लिए एक समान संहिता के निर्माण का प्रयत्न करेगा। यानी अनुच्छेद 35 जो रखा हुआ है मसौदा संविधान के अंतर्गत, उसमें क्या लिखा? राज्य भारत के सभी राज्य क्षेत्र में नागरिकों के लिए एक समान संहिता के निर्माण का प्रयत्न करेगा। उसमें मोहम्मद इस्माइल साहब अपनी बात को रखना चाह रहे हैं, उसमें संशोधन करना चाह रहे हैं। फिर वो आगे कह रहे हैं इसमें निजी कानून भी शामिल होगा। तो उपाध्यक्ष महोदय कह रहे हैं मेरे हिसाब से तो ये बात एकदम नियम अनुकूल है, उनको अपनी बात रखने दी जाए। फिर मोहम्मद इस्माइल साहब आगे बोल रहे हैं, श्रीमान, मेरा निवेदन है कि देश में समन्वय उत्पन्न करने और बढ़ाने के लिए यह अपेक्षित नहीं है कि लोगों को उनके निजी कानून छोड़ने के लिए बाध्य किया जाए, क्योंकि तर्क ये दिया गया होगा शायद उस समय कि देश में एक जैसी व्यवस्था स्थापित करने, देश में समन्वय स्थापित करने के लिए कॉमन सिविल कोड होना चाहिए, ऐसा शायद तर्क दिया गया होगा। तो वो कह रहे हैं कि देश में समन्वय स्थापित करने के लिए एक जैसा कानून हो ये जरूरी नहीं है, ऐसा वो कह रहे हैं। फिर इसके बाद में नजरुद्दीन जी अहमद साहब आ रहे, वो भी अपना कुछ बात कह रहे हैं। वो कह रहे हैं अनुच्छेद 35 में निम्न शर्त जोड़ दी जाए। नजरुद्दीन जी अहमद साहब, क्या जोड़ दी जाए? पर किसी जाति का निजी कानून जो कानून द्वारा प्रत्याभूत हो, उस जाति की पूर्व सहमति के बिना परिवर्तित नहीं किया जाएगा और यह सहमति उस प्रणाली द्वारा विहित की जाएगी जो संघीय विधान मंडल कानून द्वारा निश्चित करे। वाह, नजरुद्दीन जी अहमद साहब ने एक नया संशोधन लाया। वो कह रहे हैं कि किसी भी जाति का कोई कानून जो गारंटी के साथ दिया गया है, वो उस जाति को पूछे बिना परिवर्तन में नहीं लाया जाएगा, उस जाति से पूर्व सहमति ली जाएगी। और पूर्व सहमति कैसे ली जाएगी, इसका निर्धारण देश की संसद कानून बनाकर करेगी कि पूर्व सहमति लेने की प्रक्रिया क्या होगी। ऐसा नजरुद्दीन जी अहमद साहब कह रहे हैं। आगे बोल रहे हैं, यह प्रस्ताव पेश करते हुए मैं अपनी चर्चा उन असुविधाओं तक ही सीमित नहीं रखना चाहता जो केवल मुसलमानों को अनुभूत होगी। मैं इसकी चर्चा अधिक विस्तृत आधार पर करूंगा। वास्तव में प्रत्येक संप्रदाय, प्रत्येक धार्मिक संप्रदाय के विशेष धार्मिक कानून होते हैं, विशेष व्यवहार विषय कानून होते हैं, जिनका धार्मिक विश्वासों तथा आचरण से अखंड संबंध होता है। मेरा विश्वास है कि कोई एक समान कानून बनाते समय इन धार्मिक कानूनों अथवा अर्ध धार्मिक कानूनों की उपेक्षा नहीं कर सकता है। इस संशोधन के कई कारण हैं, उनमें से एक यह है कि कदाचित यह संविधान के मसौदे के अनुच्छेद 19 के प्रतिकूल है। अनुच्छेद 19 एक्चुअली मौलिक अधिकारों के संदर्भ में जब चर्चा करेंगे तब आपको बताएंगे। ऐसा नजरुद्दीन जी अहमद साहब अपनी बात को रखते हुए कह रहे हैं। आप गजब की बातें देख सकते हैं। ये एक संविधान सभा के मेंबर्स के तर्क में आपके सामने रख रहा हूं। फिर वो अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए एक बड़ी गजब की बात कह रहे हैं जिसको मैंने हाईलाइट किया है। कॉमन सिविल कोड, यूनिफॉर्म सिविल कोड के संदर्भ में संविधान सभा के एक मेंबर के जो विचार है वो उसको हाईलाइट करके मैं आपको बता रहा हूं। मेरा निवेदन है कि इन मामलों में हस्तक्षेप धीरे धीरे होना चाहिए और समय के साथ इसमें प्रगति होनी चाहिए। कॉमन सिविल कोड के संदर्भ में नजरुद्दीन जी अहमद साहब कह रहे हैं कि ये कुछ ऐसे मामले हैं जिनमें परिवर्तन धीरे धीरे लाया जाना चाहिए। अचानक परिवर्तन लाने पर विरोध हो सकता है। वो ऐसी बात को रखते हुए कह रहे। फिर आगे की बात को फिर मैंने हाईलाइट किया। वो क्या कह रहे हैं, हस्तक्षेप किस सीमा तक करना है उसका एक एग्जांपल दे रहे हैं। जैसा मैं पहले निवेदन कर चुका हूं, हमारा उद्देश्य
कॉमन सिविल कोड सीमित तक होना चाहिए, किंतु ये काम स्नेह स्नेह होना चाहिए तथा एतत् संबंधी लोगों की सहमति से होना चाहिए। अतः मैंने संशोधन में यह सुझाव दिया कि किसी संप्रदाय विशेष के संदर्भ में धार्मिक कानूनों को उस संप्रदाय की सहमति के बिना नहीं बदलना चाहिए और यह सहमति ऐसी प्रणाली द्वारा विदित की जानी चाहिए जो संसद कानून द्वारा निश्चित करे। यानी एक संशोधन इस प्रकार का लाया जा रहा है कि कॉमन सिविल कोड, यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करें, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये धीरे धीरे होना चाहिए। एक और दूसरी बात ये कही जा रही है कि कॉमन सिविल कोड लाने से किसी जाति या संप्रदाय या पंथ के धार्मिक कानून अगर प्रभावित होते हैं, निजी कानून प्रभावित होते हैं, तो उस जाति से पूछा जाना चाहिए, उस जाति से पूर्व सहमति ली जानी चाहिए और पूर्व सहमति लेने की प्रक्रिया क्या होगी, इसका निर्धारण भारत की संसद कानून बनाकर करेगी। इस प्रकार का प्रस्ताव आपके सामने रख दिया गया है। यानी 23 नवंबर 1948 का दिन वो दिन है जिस दिन यूनिफॉर्म सिविल कोड, कॉमन सिविल कोड पर जबरदस्त संविधान सभा में चर्चा हुई। फिर वो आगे और कह रहे, श्रीमान मेरा निवेदन है कि हमें शीघ्रता नहीं करनी चाहिए, वरन सावधानी से, अनुभव से, सूझबूझ से तथा सहानुभूति से कार्य करना चाहिए। इसी बीच में बी पोकर साहब खड़े हुए बोलने के लिए। तो उपाध्यक्ष महोदय कह रहे हैं जब हम सारे खंड पर एक साथ विचार करेंगे तब आपको अवसर मिलेगा पोकर साहब, इसलिए अभी मत बोलो आप। इसके बाद में आते हैं महबूब अली बेग साहब। महबूब अली बेग साहब का संशोधन संख्या 833 जो बीच में छोड़ दिया था, उन्होंने याद दिलाया कि साहब मेरा भी तो एक संशोधन है, आप भूल गए क्या? तो उपाध्यक्ष महोदय कह रहे यार मेरे ध्यान से हट गया, कोई बात नहीं, अब मैं लेके आ रहा हूं। तो देखिए संविधान सभा में भी उपाध्यक्ष महोदय किसी संशोधन को रखने से भूल गए थे, उन्हें याद दिलाया गया तो उन्होंने भी कहा यस यस अब मुझे याद आ गया। तो वो क्या कह रहे हैं, महबूब अली बेग साहब क्या कह रहे हैं कि अनुच्छेद 35 के नीचे निम्न शर्त लगा दी जाए। इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों, आज जिसे हम भारतीय संविधान का अनुच्छेद 44 के रूप में जानते हैं, मसौदा संविधान में वह अनुच्छेद 35 के रूप में था। मसौदा संविधान में वह अनुच्छेद 35 के रूप में था जिसे हम आज अनुच्छेद 44 के रूप में जानते हैं। संविधान सभा के एक मेंबर महबूब अली बेग साहब अनुच्छेद 35 के नीचे एक बात जुड़वाना चाहते हैं, निम्न शर्त जोड़ दी जाए। क्या जोड़ दी जाए? पर इस अनुच्छेद की किसी बात से नागरिक के निजी कानून पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अनुच्छेद 35 में लिखा हुआ है राज्य कॉमन सिविल कोड की स्थापना को बढ़ावा देगा। महबूब अली बेग साहब कह रहे नीचे एक कंडीशन जोड़ दो, इससे किसी व्यक्ति के निजी कानून पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, ये नीचे शर्त जोड़ दीजिए, ऐसा वो कह रहे हैं। ठीक है, फिर इसके बाद में वो बोल रहे हैं अनुच्छेद 35 के विषय में मेरा विचार है कि कॉमन सिविल कोड इन शब्दों में किसी नागरिक का पूर्णतः निजी कानून शामिल नहीं है। व्यवहार संहिता में इस प्रकार के कानून शामिल होते हैं। फिर वो आगे कुछ बता रहे हैं बातें अपनी, फिर वो कॉन्ट्रैक्ट में किस प्रकार का सिस्टम है, सक्सेशन में किस प्रकार का सिस्टम है, इस प्रकार की बातें कर रहे हैं। इसके बाद में एम अनंत श्यामनम आयंगर कह रहे हैं अरे भाई ये तो कॉन्ट्रैक्ट का प्रश्न है, यहां क्या सा आ गया? तो महबूब अली बेग साहब कह रहे हैं मैं जानता हूं कि दूसरी जातियों के कानूनों के विषय में अनंत श्याम आयंगर के सदा बहुत विचित्र विचार होते हैं। इसका अर्थ संविदा बताया जाता है, जबकि हिंदुओं में विवाह एक संस्कार होता है। इस प्रकार से वो बात कह रहे हैं कि भाई मुस्लिम्स में विवाह किस तरह से होता है, वहाँ कॉन्ट्रैक्ट होता है नहीं होता है, हिंदुओं में विवाह जो होता है वो एक संस्कार है या किस प्रकार का सिस्टम है, उस पर संविधान सभा में चर्चा की जा रही है। 24वां सत्र नहीं है पहली बात मेरे भाई, 12वां सत्र 24 जनवरी 2025 को होगा, राइट? 24 जनवरी 2025 को होगा, 23 चल रहा है यार। इसके बाद में एल कृष्णा स्वामी भारती जी आ रहे हैं। श्रीमान बात यह थी कि ये कोई थोपने का प्रयत्न नहीं है, यदि कुछ भी किया जाएगा तो ये सब संबंधित लोगों की सहमति से किया जाएगा, ऐसा एल कृष्णा स्वामी भारती जी कह रहे हैं। इसके बाद में महबूब अली साहब आगे बोल रहे हैं श्रीमान ऐसा प्रतीत होता है कि पंथ निरपेक्ष राज्य के विषय में लोगों के बहुत विचित्र विचार है। लोग ऐसा सोचते प्रतीत होते हैं कि पंथ निरपेक्ष राज्य में सारे नागरिकों के समस्त विषय में, जिनमें जीवन की दैनिक क्रिया, भाषा, संस्कृति और निजी कानून भी शामिल है, एक ही कानून का अनुसरण करना चाहिए। पंथ निरपेक्ष राज्य में विभिन्न जातियों के नागरिकों को अपना धर्म पालन करने, अपने जीवन के आचरण करने की स्वतंत्रता होनी चाहिए तथा उनका निजी कानून उनके ऊपर लागू किया जाना चाहिए। इस प्रकार की बात कर रहे हैं। इसके बाद में पोकर साहब एक संशोधन रखते हैं। लिंक शेयर करो ना भाई, लिंक शेयर हो गया, लिंक शेयर कर दीजिए,
लिंक शेयर कर लीजिए इनको, बिल्कुल। हाँ, फीडबैक लिंक शेयर करते रहिएगा। इसके बाद पोकर साहब का संशोधन आ रहा है, पर किसी वर्ग, संप्रदाय अथवा जाति का कोई निजी कानून हो तो उसे वह कानून छोड़ने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। इस प्रकार का संशोधन पहले भी आ गया, यानी राज्य कॉमन सिविल कोड की स्थापना को बढ़ावा देगा, पर किसी व्यक्ति का अगर कोई निजी कानून है तो उसे छोड़ने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। इस प्रकार की व्यवस्था करने का संशोधन रखा गया पोकर साहब के द्वारा। फिर पोकर साहब आगे भी बात कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि मैं उन अनेक पुस्तिकाओं की चर्चा कर रहा हूं जो मुझे मुसलमानों के अतिरिक्त अन्य संस्थाओं से, हिंदुओं की संस्थाओं से प्राप्त हुई है, जिनमें इस प्रकार के हस्तक्षेप को अत्यंत अन्याय बताया गया। धार्मिक मामलों में सरकार को राज्य को हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। इस प्रकार की बातों का वो उल्लेख करते हुए आपको दिखाई देते हैं। फिर वो कहते हैं कि लोग हमसे पूछते हैं कि इस सभा के सदस्य कौन होते हैं जो धार्मिक अधिकारों तथा अवधारणाओं में हस्तक्षेप करने का विचार कर रहे हैं। वो कह रहे हैं ये सब धार्मिक मामले हैं, इसमें हस्तक्षेप नहीं किया जाना चाहिए। कॉमन सिविल कोड को वो इसी से जोड़ते हैं। फिर वो कह रहे हैं, श्रीमान मेरा निवेदन है कि हिंदू जाति के कई ऐसे वर्ग हैं जो इसके विरुद्ध विद्रोह कर रहे हैं, जो अपनी भावनाओं को मेरे से भी अधिक जोरदार शब्दों में व्यक्त करते हैं। वो आगे की ये बात कह रहे हैं कि साहब केवल बात मुसलमानों की नहीं है, हिंदुओं में भी ऐसे बहुत सारे वर्ग हैं जो कॉमन सिविल कोड का विरोध कर रहे हैं। ऐसा वो कह रहे हैं। कौन? पोकर साहब। फिर पोकर साहब अपनी बात को करें, श्रीमान इस संदर्भ में मैं निवेदन करता हूं कि मैंने मूल अधिकारों में भी एक संशोधन की सूचना दी है, ये तो केवल निर्देशक सिद्धांत है। तो उपाध्यक्ष महोदय ने कहा कोई बात नहीं, वो जब बारी आएगी तब बात करेंगे। अब आते हैं हुसैन इमाम साहब जो कि बिहार से है। वो क्या कह रहे हैं? उपाध्यक्ष महोदय, भारत इतना वृहत देश है, इसकी भारी संख्या इतनी विभिन्न है कि उस पर एक प्रकार का कोई रंग चढ़ाना संभव नहीं है, असंभव है, ऐसा इन्होंने कहा। हमारे यहाँ उत्तर में अत्यधिक सर्दी है, दक्षिण में अत्यधिक गर्मी है, आसाम में संसार भर से अधिक वर्षा होती है, पास ही राजपुताना मरुस्थल में कोई वर्षा नहीं होती है। क्या इतने बहुरंगे देश के में एक जैसा कानून लाना संभव है? आगे चलकर हमने स्वयं ही उत्तराधिकार, विवाह विच्छेद तथा अन्य विषय में केंद्र और प्रांतों को समवर्ती क्षेत्राधिकार दिया है। जब 11-12 विधान मंडल किसी विषय पर अपने लोगों की आवश्यकता अनुसार तथा अपनी परिस्थितियों के अनुसार कानून बनाने के लिए तत्पर हो, तब एक रूपता स्थापित करना कैसे संभव है? ऐसी बात को हुसैन इमाम साहब कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि साहब हमारे आदिवासी भाई भी हैं। वो कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? आगे चला गया कागज। हमने आदिवासी जनता को विशेष संरक्षण दिया है। कुछ परिस्थितियां हैं जिनमें व्यवहार कानून की भिन्नता होना अपेक्षित है। अतः श्रीमान मेरे पूर्व मित्रों ने जो तर्क उपस्थित किए हैं, उनके अतिरिक्त मेरा सुझाव है कि अन्य कठिनाइयां भी हैं जो सर्वथा वैधानिक है, जो विभिन्न जातियों के अस्तित्व पर इतनी निर्भर नहीं है जितनी कि भारत के लोगों की बुद्धि और साधनों के विभिन्न स्तरों के अस्तित्व पर निर्भर है। देश के कुछ भाग अत्यंत पिछड़े हुए हैं। वो कह रहे हैं आसाम के आदिवासियों को देखिए, उनकी क्या अवस्था है। वो आगे कह रहे हैं, श्रीमान मेरे विचार में कॉमन सिविल कोड बनाना सर्वथा उपयुक्त तथा अत्यंत वांछनीय है, किंतु बहुत समय पश्चात ही ऐसा करना चाहिए। हुसैन इमाम साहब साफ शब्दों में 23 नवंबर 1948 को कहते हैं कि साहब देश में कॉमन सिविल कोड बनाना अत्यंत जरूरी है, लेकिन इसे बहुत समय बाद ही ऐसा करना चाहिए। इसके निमित्त हमें उस समय की प्रतीक्षा करनी चाहिए जबकि सारा भारत शिक्षित हो जाए, जब जनसाधारण की निरक्षरता दूर हो जाए, जब लोग प्रगतिशील हो जाए, जब उनकी आर्थिक अवस्था अब से अच्छी हो जाए, तब प्रत्येक मनुष्य अपने पैरों पर खड़ा होने लगे और अपने जीवन संग्राम को स्वयं लड़ सके, तब आप कॉमन सिविल कोड बना देना। ऐसा हुसैन इमाम साहब अपने शब्दों में कह रहे हैं। वो कह रहे हैं देश की जनता शिक्षित नहीं है, देश की जनता पढ़ी लिखी नहीं है, देश की जनता अपनी अन्य समस्याओं में उलझी हुई है, तो फिलहाल कॉमन सिविल कोड लागू करने की स्थिति नहीं है, ऐसा वे कह रहे हैं। फिर आते हैं के मुंशी साहब जो कि बंबई से हैं, जनरल से हैं, संविधान सभा की प्रारूप समिति के खुद मेंबर भी है। वो क्या कह रहे हैं? उपाध्यक्ष महोदय, मैं कुछ विचार उपस्थित करना चाहता हूं। मैं इस खंड विशेष पर जो कि सभा के सामने है, पहली बार विवाद नहीं हो रहा है। सभा में पेश होने से पहले इस पर अनेक समितियों में बहुत बार चर्चा हो चुकी है और जिस अनुच्छेद 19 की बात कर रहे हैं उसकी और भी वो संकेत कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि यह अनुच्छेद 19 या जो भी मौलिक अधिकार है उसका किसी भी प्रकार से उल्लंघन नहीं होगा। साफ शब्दों में वो कह रहे हैं। यह भी स्मरण रखना चाहिए कि यदि यह खंड नहीं रखा जाए तो इसका यह अर्थ नहीं है कि भावी संसद को कॉमन सिविल कोड बनाने का अधिकार नहीं है।
वो कह रहे कि भले आप इसको मत रखो, लेकिन इसका कदापि ये मतलब नहीं है कि हमारी जो भविष्य की जो संसद आएगी उसको कॉमन सिविल कोड पर कानून बनाने का अधिकार नहीं होगा। ऐसा थोड़ी है, ऐसा वो कह रहे हैं। इस अधिकार पर अनुच्छेद 19 का ही एक प्रतिबंध रहेगा, और मैं पहले ही कह चुका हूं अनुच्छेद 19 में, जिसे कि सभा ने एक मत से स्वीकार किया है, ऐहिक आचरण के विषय में कानून बनाने का अधिकार दिया गया है। एक और तर्क उपस्थित किया गया कि कॉमन सिविल कोड का निर्माण अल्पसंख्यकों के प्रति अन्याय होगा। क्या यह अन्याय है? किसी भी उन्नत मुस्लिम देश में प्रत्येक अल्पसंख्यक जाति के निजी कानून को इतना अटल नहीं माना गया कि कॉमन सिविल कोड बनाने का निषेध हो। उदाहरण दे रहे हैं वो तुर्की का, उदाहरण दे रहे हैं वो मिस्र का, कि वहां पर हो सकता है तो हमारे भारत में क्यों नहीं हो सकता है। वो कह रहे हैं इन देशों में किसी अल्पसंख्यक को ऐसे अधिकार नहीं दिए गए हैं, ये भी स्मरण रखना चाहिए। आगे कह रहे हैं किंतु मैं दूर नहीं चाहता, जब पुराने साम्राज्य में केंद्रीय विधानमंडल ने शरीयत कानून पारित किया था, तब खोजा और कच्ची मैनन लोग अत्यंत असंतुष्ट थे। वो अब शरीयत कानून के बारे में बात कर रहे हैं। वो कह रहे हैं वे उस समय कुछ हिंदू परंपराओं का पालन करते थे, धर्म परिवर्तन से कई पीढ़ियों से वे उनका पालन करते आए थे, वे शरीयत के अनुसार नहीं चलना चाहते थे, किंतु केंद्रीय विधानमंडल के कुछ मुसलमान सदस्यों ने, जिनकी ये भावना थी कि सारी जाति पर शरीयत कानून लागू होना चाहिए, अपनी बात मनवा ली। खोजा और कच्ची मैनन लोगों को अत्यंत अनिच्छा से इसे मानना पड़ा। उस समय अल्पसंख्यक के अधिकार कहां थे? के.एम. मुंशी जी बात कर रहे हैं। जब आप किसी जाति में एक रूपता स्थापित करना चाहते हो तो आपको केवल यही विचार करना होगा कि समस्त जाति को क्या लाभ होगा। उसके किसी एक वर्ग के रीति रिवाजों का विचार नहीं करना चाहिए। एक वर्ग के रीति रिवाजों पर बात मत कीजिए, संपूर्ण जाति पर बात कीजिए, ऐसा के.एम. मुंशी जी कहना चाह रहे हैं। फिर वो कह रहे हैं अब आप देखिए कॉमन सिविल कोड के न होने से कितनी हानियां हैं, जो स्थायी रूप से होगी। भारत के कुछ भागों में मयूख कानून लागू है, अन्यत्र मिताक्षरा कानून लागू है, बंगाल में दाय भाग लागू है। इस प्रकार हिंदुओं के ही भिन्न भिन्न कानून है, और हमारे अधिकांश प्रांतों तथा राज्यों में अपने लिए भिन्न भिन्न हिंदू कानून बनाने प्रारंभ कर दिए। क्या हम इस आधार पर कि इस देश के निजी कानून पर प्रभाव पड़ता है, एक ये पृथक पृथक कानून निर्माण होने देंगे? अतः ये केवल अल्पसंख्यकों का ही प्रश्न नहीं है, बल्कि ये बहुसंख्यकों का भी प्रश्न है, ऐसा के.एम. मुंशी जी कह रहे हैं। कॉमन सिविल कोड को केवल अल्पसंख्यकों से नहीं जोड़ा जाना चाहिए। के.एम. मुंशी जी इसकी ओर इशारा करते कहते हैं कि हिंदुओं में भी अलग अलग सिस्टम प्रचलित है, इसलिए वो भाग भी प्रभावित होंगे। इसलिए आप ये मत कहिए कि खाली ये मामला अल्पसंख्यकों से ही संबंधित है। मैं जानता हूं कि हिंदुओं में भी ऐसे बहुत से लोग हैं जो कॉमन सिविल कोड नहीं चाहते, वो कह रहे हैं, क्योंकि उनका भी वही दृष्टिकोण है जो मेरे पूर्व वक्ता मुस्लिम सदस्यों का है। उनकी ये भावना है कि उत्तराधिकार आदि के निजी कानून वास्तव में उनके धर्म के भाग है। यदि ऐसा है तो उदाहरणतः आप महिलाओं को समानता कभी भी प्रदान नहीं कर सकते। अगर महिलाओं को समानता प्रदान करना चाहते हैं तो आपको कॉमन सिविल कोड लाना पड़ेगा। वो कह रहे हैं हिंदुओं में भी कुछ लोग ऐसे हैं जो कॉमन सिविल कोड का क्या करते हैं, विरोध करते हैं, किंतु आपने अभी इस आशय का मूल अधिकार पारित किया है, और आपके यहाँ एक अनुच्छेद है जिसमें यह लिखा है कि लिंग के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। इस प्रकार की बातों की ओर इशारा करते हुए के मुंशी जी अपनी बात को रख रहे हैं। फिर वो कह रहे हैं एक महत्वपूर्ण विचार जिसे हम मस्तिष्क में रखना चाहिए, जिसे हमें मस्तिष्क में रखना चाहिए, और मैं चाहता हूं कि मेरे मुस्लिम मित्र इसे समझ लें कि जितना जल्दी हम जीवन की इस प्राथमिक भावना को भूल जाएंगे उतना ही देश के लिए अच्छा होगा। साफ साफ शब्दों में के.एम. मुंशी जी ने कॉमन सिविल कोड लागू करने के पक्ष में अपने तर्क को रख दिया। इसके बाद में आते हैं अल्लादी कृष्णास्वामी अय्यर, जो कि खुद भी संविधान सभा की प्रारूप समिति के मेंबर थे। देश के बहुत बड़े विधि विशेषज्ञ थे अल्लादी कृष्णास्वामी अय्यर। पहले प्रारूप समिति के एक मेंबर के मुंशी जी ने विचार रखे, अब आते हैं अल्लादी कृष्णास्वामी अय्यर, और थोड़ी देर बाद में आएंगे डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। देखिए जरा, उपाध्यक्ष महोदय, मेरे मित्र माननीय श्री मुंशी द्वारा अति पूर्ण व्याख्या के पश्चात सब बातों की पुनरावृत्ति करना कोई जरूरी नहीं है, किंतु यह समझ लेना अच्छा होगा कि इस अनुच्छेद के वर्तमान रूप से इस पर कोई वास्तविक आपत्ति हो सकती है। जैसा कि बताया गया, कॉमन सिविल कोड में व्यवहार संबंधों के प्रत्येक विषय आ जाते हैं। संविदा का कानून, संपत्ति का कानून, उत्तराधिकार का कानून, विवाह का कानून, ऐसे विषय शामिल हैं। यहाँ इस प्रकार के व्यापक वक्तव्य पर क्या आपत्ति हो सकती है कि राज्य भारत के सभी क्षेत्रों में नागरिकों के लिए एक समान कानून का निर्माण करेगा? वो कह रहे हैं कि इस बात पर किसी को क्या आपत्ति हो सकती है। दूसरी आपत्ति यह थी कि धर्म संकट में है, और यदि कॉमन सिविल कोड हो जाएगा तो जातियां स्नेह भाव से नहीं रह पाएगी। वास्तव में इस अनुच्छेद का उद्देश्य ही स्नेह भाव है।
आशय यह है कि उत्तराधिकार और अन्य विषय में भिन्नता भी एक ऐसी चीज है जो भारत की विभिन्न जातियों में अंतर करती है, अंतर उत्पन्न करती है। इसका उद्देश्य यही है कि इन विषयों पर समझौता का कोई सामान्य नियम निकाला जाए। ये बात नहीं है कि एक न्याय प्रणाली दूसरी पर प्रभाव नहीं डालती है। इस प्रकार से अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर अपनी बात को रखते हुए कह रहे हैं, उनके तर्कों को आप देख सकते हैं। इसके बाद में आ रहे हैं डॉक्टर B.R. अम्बेडकर साहब। वो कह रहे हैं, श्रीमान, इस अनुच्छेद पर जो संशोधन पेश किए गए, मुझे भय है कि मैं उन्हें स्वीकार नहीं कर सकता। इस मामले पर बोलते समय मेरे विचार इस प्रश्न के विषय में कुछ भी कहने का नहीं है कि इस देश में कॉमन सिविल कोड होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। मेरे विचार से इस विषय पर श्री मुंशी ने, श्री अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर ने जो कह दिया, उसके बाद मेरे पास कहने के लिए कुछ बचता नहीं है। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर साहब ऐसा कहते हैं। लेकिन वो आगे अपनी बात को बढ़ाते हुए कह रहे, मेरे मित्र मिस्टर हुसैन इमाम ने संशोधनों का समर्थन करते समय पूछा था कि क्या इतने वृहत देश के लिए कानूनों की कॉमन सिविल कोड संभव है और वांछनीय है। मुझे ये स्वीकार करना होगा कि मुझे इस बात पर बहुत आश्चर्य हुआ, क्योंकि हमारे यहाँ इस देश में मानवीय संबंधों के संदर्भ में लगभग प्रत्येक क्षेत्र में कानूनों की समानता है। वो कह रहे कि इमाम हुसैन साहब ने कहा कि इस देश इतना बड़ा देश है, इस देश में क्या एक प्रकार के कानून संभव है। डॉक्टर अम्बेडकर साहब कह रहे हैं, मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि उन्होंने ये बात कही। उन्होंने कहा, हमारे देश में कई सारे मानवीय संबंधों को संचालित करने के लिए पहले से एक जैसे कानून हैं। हमारे यहाँ दंड विधान में एक रूपता है, संपूर्ण आपराधिक कानून में एक रूपता है। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर साहब अपने तर्क को देते हुए कह रहे हैं, संशोधन के विषय में मैं केवल 2 ही बातें कहना चाहता हूं। मुझे पहली बात यह कहनी है कि जिन सदस्यों ने यह संशोधन रखे हैं, वे कहते हैं कि मुसलमानों का निजी कानून जहां तक इस देश का संबंध है सारे भारत में अटल और एक विध था। मैं इस कथन को ही चुनौती देना चाहता हूं। मेरे विचार में मेरे अधिकांश मित्र जो इन संशोधनों पर बोले, वह सर्वथा भूल गए कि सन 1935 तक पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत में शरीयत कानून लागू ही नहीं था। डॉक्टर अम्बेडकर साहब कह रहे हैं कि जो इस तरह की बात कह रहे हैं वो ठीक नहीं है, मैं उनको चुनौती देता हूं। और वो फिर कह रहे हैं कि शरीयत कानून कहां कहां लागू था, उसकी भी वो बात कर रहे हैं। फिर वो आगे कह रहे हैं, मेरे मित्र श्री करुणाकर मेनन ने मुझे बताया कि उत्तरी मालाबार में मरु मक्तायाम कानून केवल हिंदुओं पर ही नहीं, मुसलमानों पर भी लागू होता था। और मरु मक्तायातम कानून में के अंतर्गत मातृ प्रधान परिवार हुआ करते थे। ऐसा डॉक्टर B.R. अम्बेडकर साहब कह रहे हैं। मेरी दूसरी बात यह है कि मैं उन्हें यह आश्वासन देना चाहता हूं। इस विषय पर उनकी भावनाओं से मैं पूर्णतः समझता हूं, किंतु मेरे विचार में उन्होंने अनुच्छेद 35 का बहुत खींचतान करके आशय निकाला है। इस अनुच्छेद में केवल यह सुझाव है कि राज्य देश के नागरिकों के लिए एक समान संहिता के निर्माण का प्रयत्न करेगा। ये ऐसे नहीं कहता है कि संहिता के निर्माण के पश्चात राज्य उसे सब नागरिकों पर केवल उसी आधार पर लागू कर देगा कि वे नागरिक है। ये सर्वथा संभव है कि भावी संसद आरंभ करने के निमित्त ऐसा प्रावधान बना दे जिससे कि यहां मेरे मित्रों ने जो आशंका प्रकट की है वो उनकी आशंका दूर हो जाए। वो कह रहे, क्यों डर रहे हो, ये तो नीति निर्देशक तत्व है और नीति निर्देशक तत्व में राज्य ऐसा करने का प्रयास करेगा। और वो फिर कह रहे हैं, मुझे पूरा विश्वास है कि देश की जो भावी संसद है वो इस विषय पर कानून बनाते समय हमारे संविधान सभा के जिन सदस्यों ने इस बारे में जो आशंकाएं प्रकट की है उन आशंकों को दूर कर दिया जाएगा। ऐसा डॉक्टर B.R. अम्बेडकर साहब अपने उद्बोधन में कह रहे हैं। इसके बाद उपाध्यक्ष महोदय डॉक्टर B.R. अम्बेडकर साहब के प्रश्न के बाद में अलग अलग संशोधन जो रखे गए सदस्यों के द्वारा उस पर वोटिंग करवाते हैं। अनुच्छेद 35 में निम्न बात जोड़ दी जाए, किसी वर्ग, संप्रदाय, जाति का यदि कोई निजी कानून हो तो उसे वह कानून छोड़ने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। ये बात संविधान सभा ने अस्वीकृत कर दी। फिर अनुच्छेद 35 में एक और संशोधन की बात कही गई, उसको भी संविधान सभा ने अस्वीकृत कर दिया। फिर उन्होंने कहा कि अब अनुच्छेद 35 जैसा रूप में है उसे संविधान में जोड़ दिया जाए। संविधान सभा ने उसे स्वीकार कर दिया और इस प्रकार अनुच्छेद 35 जोड़ दिया गया हमारे संविधान में। इसके बाद में अनुच्छेद 37 पर चर्चा होगी। आप मुझे कहेंगे 36 पे क्यों नहीं हुई? 36 पे पहले से चर्चा हो गई थी, 35 हमने बीच में छोड़ दिया था। हमने नहीं छोड़ा था, संविधान सभा ने छोड़ा। संविधान सभा ने छोड़ा तो हमने भी छोड़ा। तो 35 से चर्चा सीधी 37 पे आ रही है। और 37 जो आज का भारतीय संविधान का अनुच्छेद 46 है, आर्टिकल 46 क्या कहता है? अनुसूचित जातियों के बारे में 46, उनकी शिक्षा की व्यवस्था के बारे में बात करता है 46। उसका जो है
प्रावधान किया जा रहा है। लिखा हुआ क्या जरा देखिएगा, राज्य जनता के दुर्बल वर्गों के विशिष्टतया अनुसूचित जातियों अनुसूचित जनजातियों की शिक्षा और अर्थ संबंधी हितों की विशेष सावधानी से अभिवृद्धि करेगा और सामाजिक अन्याय और सभी प्रकार के शोषण से उनकी रक्षा करेगा। आज का 46 जो है उस समय 37 के रूप में मौजूद था मसौदा संविधान में, उस पर चर्चा प्रारंभ हो रही है। क्या कहा जा रहा है? उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव रख रहा हूं। कौन रख रहे हैं? सरदार हुकुम सिंह जी। कौन सरदार हुकुम सिंह जी? ये पूर्वी पंजाब से आते हैं, बाद में राजस्थान के राज्यपाल बनने का भी इनको मौका मिलेगा। ये सरदार हुकुम सिंह जी वही है जो हमारे लोकसभा के अध्यक्ष भी रहे। क्या कह रहे हैं? अनुच्छेद 37 में अनुसूचित जातियां, इन शब्दों के स्थान पर किसी वर्ग अथवा धर्म की पिछड़ी हुई जातियां शब्द रख दिया जाए। अभी आपने देखा आज का संविधान का अनुच्छेद 46 में अनुसूचित जाति शब्द लिखा हुआ है। सरदार हुकुम सिंह जी कह रहे हैं अनुसूचित जाति मत लिखो, आप किसी भी धर्म की जो पिछड़ी हुई जातियां हैं वो शब्द लिख दीजिए। फिर वो अपनी बात कह रहे हैं कि ऐसा वो क्यों कहना चाह रहे हैं। फिर इसके बाद में एक सेकंड, हाँ, इसके बाद में एवी ठक्कर साहब का नाम पुकारा जाता है। तो एवी ठक्कर साहब कह रहे हैं कि भाई कुछ बात कह ही रहे होते हैं तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब खड़े हो जाते हैं और वो कहते हैं कि मैं कुछ बातें स्पष्ट कर दूं। फिर वो कुछ अपनी बात को स्पष्ट करते हैं कि भाई अनुसूचित जातियों में कौन सी जातियां, इसके बारे में कहां क्या उल्लेख कर रखा है, उस बारे में वो अपनी बात को रखते हैं। इसके बाद में डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब आश्वासन देते हैं कि जो भी आप बात कह रहे हैं उस पर हम चर्चा बाद में कर देंगे। और फिर सरदार हुकुम सिंह जी ने जो संशोधन रखा वो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब के उद्बोधन के बाद वो अपना संशोधन वापस ले लेते हैं और इसके बाद में संविधान सभा में इसके ऊपर वोटिंग करवाई जाती है और संविधान सभा कहती है कि भाई हमें यह अनुच्छेद स्वीकार है, यानी अनुच्छेद 37 स्वीकार कर लिया जाएगा, जिसे हम लोग आजकल अनुच्छेद 46 के रूप में जानते हैं। फिर आता है अनुच्छेद 38 जो आजकल 47 के रूप में है। क्या कह रहे हैं? उपाध्यक्ष कह रहे हैं ओके, अब हम अनुच्छेद 38 पे विचार करते हैं। पहले आते हैं महावीर त्यागी जी। महावीर त्यागी जी क्या कह रहे हैं? श्रीमान, अपने संशोधन संख्या 999 के संदर्भ में मैंने अपने कतिपय मित्रों से परामर्श करने के पश्चात एक अन्य संशोधन की सूचना दी है। मुझे आशा है कि मिस्टर अजीज अहमद साहब, जिनका इस अनुच्छेद पर अपना एक अलग से संशोधन है, मेरे संशोधन से सहमत होंगे। इस विषय पर मैं कोई बात करना नहीं चाहता। नशाबंदी के संदर्भ में संशोधन लाया जा रहा है। आर्टिकल 47 नशाबंदी, शराबबंदी के संदर्भ में महावीर त्यागी जी कुछ बोलना चाह रहे हैं, पर वो कह रहे हैं कि मैं अपना बात को अभी रखना नहीं चाहता। फिर इसके बाद में वो क्या शब्दावली जोड़ना चाहते हैं जरा देखिएगा। वो कह रहे हैं अनुच्छेद 38 के अंत में, अनुच्छेद 38 यानी जो आज का अनुच्छेद 47 है, और अनुच्छेद 38 उस समय का किससे संबंधित है? शराबबंदी, नशाबंदी, समझ रहे आप, एल्कोहलिक पदार्थों की यूज, इस प्रकार से। तो वो क्या कह रहे हैं? अनुच्छेद 38 के अंत में ये जोड़ दिया जाए। क्या जोड़ दिया जाए? राज्य स्वास्थ्य के लिए हानिकारक नशीले पदार्थों औषधियों के उपभोग के निषेध करने का प्रयत्न करेंगे, ये शब्द जोड़ दिया जाए। श्रीमान, मुझे ज्ञान है कि मेरे इस प्रयत्न के लिए मुझ पर उन लोगों की ओर से गालियां पड़ेगी जिन्हें की पीना बंद करना पड़ेगा। वो कह रहे हैं कि मैं ये जुड़वाना चाहता हूं कि भाई नशीले पदार्थों के सेवन पर रोक लगा दी जाएगी, ये मैं जुड़वाना चाहता हूं। फिर वो कह रहे हैं कि जैसे ही मैं ये शब्दावली जुड़वाऊंगा तो उन लोगों से मुझे गालियां पड़ेगी जिनको शराब पीना छोड़ना पड़ेगा। मुझे ये भी पता है कि इस बुराई के दूर हो जाने पर इस बुराई का दूर हो जाने पर जिन गृहणियों को लाभ होगा वो मुझे आशीर्वाद देगी। वो लोग तो मुझे गालियां देंगे जो शराब पीते हैं, लेकिन मुझे वो गृहणियां आशीर्वाद देगी जिनको इससे फायदा मिलेगा शराबबंदी की वजह से। इस संशोधन के स्वीकृत हो जाने पर देश के लिए मुझे केवल शुभकामनाएं करनी चाहिए। एक माननीय सदस्य कह रहे अरे भाई 1 बज गई है, 1 बज गई है। तो उपाध्यक्ष महोदय क्या कह रहे? किसी का दोष अवश्य है, यहां इस घड़ी में अभी 1 बजने में 1 मिनट बाकी है। जैसे एक सदस्य बोलते हैं जोर से कह रहे सर 1 बज गई है, तो उपाध्यक्ष महोदय कह रहे हैं भाई कहीं ना कहीं तो गड़बड़ है, मेरी घड़ी में तो अभी 1 बजने में 1 मिनट बाकी है। फिर उसके बाद में उपाध्यक्ष महोदय कहते हैं सभा कल प्रातः काल के लिए 10 बजे के लिए स्थगित होती है। इसके पश्चात सभा, बुधवार है उस दिन 24 नवंबर 1948 को प्रातः काल 10 बजे के लिए स्थगित कर दी गई। तो संविधान सभा में 23 नवंबर 1948 को जो कुछ भी हुआ उस विषय पर हमने चर्चा की 23 नवंबर 2023 को। क्या गजब के विषय थे। मैं एक बार 2 मिनट में इसको मैं समेटता हूं। क्या कहा? न्यूनतम समर्थन मूल्य का प्रावधान होना चाहिए।
क्या कहा? स्वदेशी वस्तुओं को प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए। क्या कहा? ब्याज की दर कम होनी चाहिए। क्या कहा? कॉमन सिविल कोड होना चाहिए। क्या कहा? नशावृत्ति पर रोक लगनी चाहिए। ये सारी बातें आज चर्चा में लाई गई। कॉमन सिविल कोड जैसे मुद्दे पर संविधान सभा के विभिन्न सदस्यों के विचारों को आपने जाना। ये सारी जो खूबसूरती है इस संविधान सभा की जो हूबहू चर्चा है उसी से आपको प्राप्त हो सकती है। तो मेरे जो यूट्यूब के जो साथी है और जो जूम के जो साथी है वो बहुत ध्यान से सुने, ये बातें बहुत महत्वपूर्ण है। मेरे यूट्यूब की एक बहन कह रही है सर ये क्लास आरएस के लिए है क्या? नहीं, ये क्लास आरएस के लिए नहीं है, ये क्लास आईएएस के लिए नहीं है, ये क्लास सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड के लिए नहीं है, ये क्लास है भारत के लिए। ये क्लास है ऐसे ज्ञान के लिए जिसको प्राप्त करने के पश्चात आपको भारतीय संविधान में आस्था उत्पन्न होगी। ये क्लास है उन विद्यार्थियों के लिए, उन शिक्षकों के लिए और देश के उन नागरिकों के लिए जो भारत के संविधान के बनाने की पूरी प्रक्रिया को खूब जानना चाहते हैं। क्योंकि ऐसा हमारा मानना रहा है कि भारत का संविधान एक ऐसा एलिट डॉक्यूमेंट बन गया है, उसको मास डॉक्यूमेंट जन जन तक पहुंचाना है, तो इसके लिए इस प्रकार के प्रयास करने होंगे। हमारा जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय जोधपुर इस प्रकार का नवाचार कर रहा है। आप और हम सब इस यज्ञ में लगातार आहुति दे रहे हैं, उसके लिए मैं आप सबका बहुत बहुत आभारी हूँ। कल मिलेंगे सुबह वापस 7:30। थैंक यू वेरी मच एंड विश ऑल द बेस्ट। थैंक यू।